हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान में। और आज शुरू कर रहे हैं हम 38वां प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नए सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य है? जहां एक संज्ञा या एक सर्वनाम की, देखो क्या कह रहा है, जहां एक संज्ञा या सर्वनाम की एक अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है वहां विशेषण की उत्तमावस्था होती है। देखो यहाँ पे विशेषण की उत्तमावस्था नहीं होती, जहां पे एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी एक दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है वहां पे विशेषण की उत्तरावस्था होती है। कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था होती है भाई, ठीक है ना। तो ये गलत है। जहां एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य सभी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है वहां विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जहां पे एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य सभी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है वहां पे विशेषण की उत्तरावस्था नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या होती है, विशेषण की यहाँ पे उत्तमावस्था होती है, ठीक है ना। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था और एक होती है मूल अवस्था। जहां पे विशेषण की या संज्ञा या सर्वनाम की किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती है वहां पर विशेषण की मूल अवस्था होती है। जहां पे एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी एक संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है वहां पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है। और जहां पे किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की क्या कहते हैं, सारी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है वहां पर विशेषण की क्या होती है, उत्तमावस्था होती है। तो ये दोनों ही गलत है। विशेषण की मूल अवस्था में किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो भाई यहाँ पे देखना, जैसे हमारे प्रत्यय की अगर बात करें तो एक हमारा क्या होता है, एक मूल अवस्था होती है। विशेषण की हमने तीन अवस्थाएं बताई है, एक मूल अवस्था है, एक आपकी उत्तरावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है और एक क्या होती है आपकी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है, अगर हम प्रत्यय की बात करें तो इसमें किसी भी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें देखें तो प्रत्यय की आवश्यकता होती है। इसमें जो है तर प्रत्यय लगाया जाता है और जबकि उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगता है। अगर तर प्रत्यय की जैसे हम कहें, जैसे हमने कहा कि उच्च, हमने कहा उच्च, तो उच्च विशेषण की मूल अवस्था है। अगर हमने कह दिया उच्चतर तो उच्चतर विशेषण की क्या हो जाएगी, उत्तरावस्था हो जाएगी। और अगर हमने कह दिया उच्चतम तो उच्चतम विशेषण की क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि विशेषण की मूल अवस्था में किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। विशेषण की उत्तमावस्था में तम प्रत्यय नहीं लगाया जाता है। तो विशेषण की उत्तमावस्था में तम प्रत्यय नहीं लगाया जाता वो कह रहा है, जबकि विशेषण की उत्तमावस्था में तम प्रत्यय ही लगता है। तो ये भी गलत बोल रहा, तो आपका सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? रामायण और महाभारत की रचना वैदिक संस्कृत में की गई है। रामायण और महाभारत की रचना जो वैदिक संस्कृत में नहीं की गई है बल्कि किसमें की गई है, लौकिक संस्कृत में की गई है। किसमें? लौकिक संस्कृत में। रामायण और महाभारत की रचना लौकिक संस्कृत में की गई है। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है, पुराणों की, उपनिषद की रचना हुई है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक जिसमें आपका अभिधम पिटक है, सूत पिटक और विनय पिटक आते हैं, की रचना पाली भाषा में हुई है। तो ये बिल्कुल एकदम जो है सही कह रहा है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या, आगम, की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखो भाई, हिंदी राजभाषा ना, राजभाषा प्रचार समिति है ना, राजभाषा प्रचार समिति जो थी है ना, क्या हुआ था कि जो 14 सितंबर 1949 में 1949, इसका आंसर नहीं है, ये मत समझ लेना। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक सभा ने यह स्वीकारा सबसे पहले कि भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। इसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि 14 सितंबर 1949 को मनाया था तो आपकी डेट क्या थी, 14 सितंबर थी, इसलिए राजभाषा प्रचार समिति ने सिफारिश की कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जाना चाहिए। तो इसको भी स्वीकार किया गया और 1953 में सबसे पहले क्या मनाया गया था, हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। और उसके बाद लगातार हर साल जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता। तो 1953 में जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन से सभी राज्य ऐसे हैं जो हिंदी राजभाषा क्षेत्र, हिंदी भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते? मतलब भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मतलब हिंदी भाषा का मुख्य क्षेत्र नहीं है? तो देखो जरा, यहाँ पे दे रहा उत्तराखंड दे रहा है, दिल्ली भी है, सही है, हरियाणा भी सही है, लेकिन पंजाब में हिंदी भाषा का क्षेत्र नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश भी है, महाराष्ट्र यहाँ पे नहीं है भाई हिंदी भाषा का क्षेत्र, बल्कि राजस्थान है ना। यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है और छत्तीसगढ़ भी है, ये सारे के सारे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं अभी सारे के सारे राज्य आपको गिना देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल आंसर देख लो, बिहार भी है, झारखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है ना। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। देखो 9 राज्य हैं
और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। मैं आपको गिना देता हूँ। सबसे पहले हम ऊपर से एक साइड से शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा के बाद इधर आ जाओगे आपको राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो इन राज्यों में जो हिंदी का मुख्य क्षेत्र है, इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी बोली जाती है ना, लेकिन मेन रूप से यही आपके 10 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। इसके अलावा देखो क्वेश्चन है, गंधबोधक शब्दों का गढ़वाली भाषा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। गंधबोधक शब्द मतलब जिसमें स्मेल होती है कि किस स्मेल को क्या बोलते हैं। तो देखो ऊनी वस्त्र जलने की गंध, जो जब ऊनी वस्त्र जलता है तो उसको गंध को क्या कहते हैं गढ़वाली भाषा में, तो उसे कहते हैं गढ़वाली भाषा में किडाण कहते हैं। कच्चे तेल की गंध को, कच्चे तेल की जो गंध होती है उसको गढ़वाली भाषा में क्या कहते हैं, चिलखान कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलखान कहते हैं। खराब घी की गंध, जो खराब घी की गंध होती है उसको गढ़वाली भाषा में कहते हैं भुबलाण, और गोबर की गंध को कहते हैं मोलाण। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जौनसारी भाषा में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखो जौनसारी भाषा में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कौन शब्द है तो कौन के लिए क्या किसका यूज किया जाता है, तो कूण शब्द का यूज किया जाता है। क्या, कूण बोलते हैं, जैसे मतलब कि कौन, वहां कौन बैठा है तो जौनसारी भाषा में बोलेंगे कि कूण है ना, कूण बैठा है ना। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्णकुटी, पर्णकुटी को भाई, पर्णकुटी कुटिया का पर्यायवाची है ना, जो कुटिया होती है उसको ही पर्णकुटी कहा जाता है। शब्द के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। जौनसारी भाषा में इसे छानी या ग्वाडो कहते हैं। बिल्कुल, ग्वाडो का मतलब यहाँ पे गाय के रहने का जो स्थान होता है ना उसको ग्वाडो बोलते हैं ना, ग्वाडो गाय से बना हुआ है तो ग्वाडो या छानी कहते हैं जौनसारी भाषा में। तो बिल्कुल एकदम सही है। गढ़वाली भाषा में इसे कुटिया या झोपड़ी कहते हैं, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। कुमाऊनी भाषा में इसे झुपड़ी या झड़ छानी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल एकदम, झड़ छानी मतलब कि पत्ते पुत्तों घास पास से बना हुआ जो क्षेत्र होता है, मतलब कुटिया होती है ना, उसको झड़ छानी कहते हैं। तो सारे के सारे सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों यानी कि सभी सही है, इसका आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सौर सैन्य अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है। देखो भाई, सौर सैन्य अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, जैसे बिहारी हिंदी है तो बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी का विकास जो है सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ, यही इसका आंसर है। बांग्ला की बात करें तो बांग्ला का जो विकास हुआ है, जैसे हमारे पास जो है ब्रह्मी लिपि थी, ब्रह्मी लिपि के बाद आपकी कुटिल लिपि आती है, फिर क्या कहते हैं आपकी गुप्त लिपि आती है। तो कुटिल और गुप्त लिपि है ना, कुटिल और गुप्त लिपि से जो है इसका जो है विकास होता है ना। आप गुप्त लिपि लिख सकते हो, तो गुप्त लिपि से इसका विकास हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखना, नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है, मतलब जो नागरी प्रचारिणी सभा है ना भाई, सबसे पहले तो देखना नागरी प्रचारिणी सभा किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न बनता है। आप एक देख सकते हो कि जैसे हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, तो खास करके क्या है, हिंदी भाषा की लिपि है, नेपाली भाषा की लिपि है, कोंकणी भाषा की लिपि है, मराठी भाषा की लिपि भी आपकी देवनागरी है। इसके अलावा हिंदी की सारी बोलियां और उपभाषाओं की लिपि आपकी देवनागरी है। तो ये जो है नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी वो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है इस क्या कहते हैं सभा की स्थापना की गई थी। और कब इस सभा की स्थापना की गई थी, तो 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी, वाराणसी में की गई थी। ये भी ध्यान रखना, कहाँ की गई थी, वाराणसी में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, 1893 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। तो संवैधानिक सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, टी कृष्णमाचारी ने रखा था भाई। किसने रखा था, टी कृष्णमाचारी, है ना। लेकिन ये टी कृष्णमाचारी यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। इसके अलावा आप लोग देखना यहाँ पे, अंतिम रूप देने की बात करें, इसको अंतिम रूप देने की बात करें तो अंतिम रूप देने के लिए जो किसने काम किया, रघुनाथ विनायक धुलेकर, रघुनाथ विनायक धुलेकर, और एक थे आपके कौन, गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये इन्होंने इसको अंतिम रूप दिया। तो अब क्या है कि इसके लिए प्रस्ताव तो टी कृष्णमाचार्य ने रखा, लेकिन उस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का काम किया रघुनाथ विनायक धुलेकर और क्या कहते हैं आपका गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने। तो इन तीनों में से कभी भी ये प्रश्न आए अगर कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो टी कृष्णमाचार्य फर्स्ट ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर इनमें से ये ऑप्शन नहीं है तो इनमें से तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो गोपाल स्वामी अयंगर यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा विकल्प
अशुद्ध है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से वो अशुद्ध पूछ रहा है, वर्तनी की दृष्टि से। अब देखो नृत्य का जो नृत्य होता है वो तत्समय इसका तद्भव नाच है, श्रृंगार का आपका श्रृंगार तत्समय इसका तद्भव श्रृंगार है, चक्षु आपका तत्समय इसका तद्भव जो है ये तत्समय तद्भव आंख है, और दधी का जो दधी है वो तद्भव है तत्समय, और इसका तद्भव आपका दही है तो सारे के सारे तत्सम के तद्भव ही है, लेकिन वो कह रहा है कि अशुद्ध बोल रहा हूँ। अशुद्ध का मतलब वर्तनी की दृष्टि से पूछना चाह रहा है अशुद्ध, तो ये यहाँ पे अशुद्ध ये वाला हो जाएगा, क्योंकि आपका श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है ना, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखो अब्ज का अनेकार्थी शब्द में देखें तो अब्ज को जो अनेकार्थी शब्द को शंख का अनेकार्थी शब्द भी है अब्ज, चंद्रमा का भी अनेकार्थी शब्द अब्ज है, और कपूर का भी अनेकार्थी शब्द अब्ज है, लेकिन मेघ जो है क्या है बादल का होता है, तो ये आपका सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका गलत विकल्प बता रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चीर चीर का अर्थ क्या है। देखो कुल मिला के पहले वाले चीर का अर्थ और दूसरे वाले चीर का अर्थ, पहले वाले में पहला आना चाहिए, दूसरे वाले का ऑब्लिक करके दूसरे वाले में आना चाहिए। तो देखो चीर का मतलब क्या होता है, ये वाला जो चीर होता है जिसमें आपकी जो है छोटी की मात्रा होगी लगी, तो इसमें क्या होता है आपका कि ये होता है, इसका मतलब होता है पुराना, है ना, पुराना। और चीर का मतलब आपने चीर हरण शब्द भी सुना होगा, है ना, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो इसका अर्थ क्या होता है, कपड़ा होता है। इस वाले चीर का अर्थ कपड़ा होता है और इस वाले चीर का अर्थ जो है पुराना होता है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। देखो जो वर्षा शब्द होता है ना, वर्षा शब्द का प्रयोग जो है खुद जो है बहुवचन में किया जाता है ना, वर्षा शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन में किया जाता है, तो वर्षा का एक वचन भी वर्षा ही है और बहुवचन भी क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित है। पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया किसको कहते हैं, ऐसी क्रिया कि जो पहले कोई क्रिया हुई हो और उसी के आड़ में जो है दूसरी क्रिया हो जाए। जैसा हमने कहा कि मैं पंखा चलाकर सो गया, या मैं लाइट जलाकर पढ़ने लगा, तो पहले मैंने लाइट जलाया और फिर पढ़ने लगा, पहले मैंने पंखा चलाया और फिर सो गया, तो इसको पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो राम खेलता है, सिंपल सी बात है, वह खाना पकाती है, खाना पकाती है सिंपल सी क्रिया है ना, खाना पकाती है आपकी सकर्मक क्रिया सिंपल सी। वह खाना खाकर सो गया, तो पहले खाना खाया और फिर खाना खाकर सो गया, तो इसी को क्या कहेंगे, पूर्णकालिक क्रिया कहेंगे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। यानी कि यहाँ कह रहा आप, ये आप पे रेखांकित शब्द मतलब अंडरलाइन किया हुआ, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम होगा। तो जो आप है ना, आप मतलब खुद आप अपने आप जो है भले हैं, तभी आपके लिए जग भी भला होगा। तो आप मतलब आप पर्सनल आपके लिए लिया जा रहा है, कि अपने लिए बताया जा रहा है कि आप पर्सनली अगर सही होते हो तो जग भी आपके लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मतलब निजवाचक सर्वनाम से है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप शब्द का प्रयोग जो है सम्मान के लिए किया जाएगा तो निजवाचक सर्वनाम, ये फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी जा सकता था, है ना, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम ये तभी होगा जब आदमी जो है सिंपल तरीके से हम ऐसे बोलते हैं कि आप भला तो जग भला, आपके लिए मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। लेकिन आप भला तो जग भला, इसका मतलब कि आप अपने आप भले हो, तो ये आपका क्या करेगा, निजी मामले को दर्शाता है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य किस प्रकार का। देखो आपका भविष्य उज्जवल हो, ये वाक्य किस प्रकार का है, जब कहीं पे भी किसी प्रकार की कामनाएं या शुभकामनाओं की बात की जाती है तो वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो। जैसे आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, 9 वर्ष की शुभकामनाएं, है ना, आपको जन्मदिन की मुबारकबाद हो, ऐसे जब वो दिए जाते हैं, आशीर्वाद दिया जाए, तो वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। या फिर आपका भविष्य उज्जवल हो, तो कहीं पे क्या दिया जा रहा है, एक मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा है, या कहीं पे किसी को जो है कुछ मतलब एक आशीर्वाद टाइप का जब दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। या किसी के लिए जब कोई कामना की जाती है तो वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई अर्ध विराम चिन्ह कैसे लगाया जाता है, ये होता है अर्ध विराम चिन्ह जो ऐसे लगता है, ठीक है ना। ये अल्प विराम चिन्ह कैसे होता है, जो ऐसे लगता है, जिसको हम कॉमा भी बोलते हैं, है ना। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित होता है, वहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पित्रानुमति में कौन सी संधि है। देखो पित्रानुमति में कौन सी संधि है, पहले तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, पितृ प्लस अनुमति, अनुमति, है ना, ये इसका संधि विच्छेद नहीं है ना, तब तो आपका अ प्लस अ हो जाएगा, तब तो ऐसे हो जाएगा अ प्लस अ हो जाएगा। और जो गलत, जो आपका क्या हो जाएगा, फिर कौन सी संधि दिखा देगा, ये दीर्घ संधि, लेकिन ये गलत है। पित्रानुमति का संधि विच्छेद ऐसे होता है, पितृ प्लस अनुमति, ऐसे इसका संधि विच्छेद होता है। तो पितृ प्लस अनुमति, प्लस से पहले त्र है, त्र इससे त के नीचे री की मात्रा आ रही है, तो री प्लस अ से बन के बना है। और जहाँ पे प्लस से पहले
ई से लेकर री तक का कोई शब्द आए और प्लस के बाद आ जाए, ओ या आ जाए, है ना, मतलब प्लस से पहले अगर आपका क्या आ जाए, प्लस से पहले अगर आपका ये आ जाए, जैसे आपका ई आ गया, बड़ी ई आ गया, छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, या फिर री आ गया, है ना, प्लस से पहले आ जाए, प्लस के बाद जो है ओ या आ जाए, तो वहां पे हमेशा कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है, तो इसमें यण संधि हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को कोटि ये वृष भानुजा वे हलधर के बीर। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो वृष भानुजा है इसके दो अर्थ है। वृष भानुजा का मतलब होता है बैल, है ना, बैल की बहन, बैल की बहन, और वृष भानुजा का मतलब होता है वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा। इसके दो अर्थ है भाई वृष भानुजा के, है ना, वृष प्लस भानुजा, वृष मतलब बैल और भानुजा मतलब बहन, तो बैल की बहन, और वृष भानु, वृष भानु मतलब वृष भानु जो है राधा के पिता का नाम था, जा मतलब पुत्री, तो वृष भानुजा, तो राधा भी है इसका नाम और बैल की बहन अर्थात गाय भी है। कुल मिला के इसके दो अर्थ है, एक तो है मतलब आपका क्या गाय और दूसरा है क्या राधा, ये दोनों इसके अर्थ है। और हलधर की बात करें तो हलधर का नाम मतलब क्या होता है, हलधर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बैल भी होता है और हलधर का मतलब बलराम भी होता है। तो जहाँ पे कोई एक ही शब्द ऐसा आ जाए जिसके दो दो अर्थ हो तो वहाँ पे कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है, जिसका अर्थ होता है चिपकावा। जब एक ही शब्द में दो दो अर्थ होते हैं, यहाँ तो दो दो शब्द ऐसा है जिनके दो दो अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखना रीजनिंग के क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा कि 8:50 बजे मतलब 8:50 पर 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश, मतलब जो सतीश है वो 8:50 है ना, 8:50 से भी 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो वो सतीश जो पहुंचा है वो कब पहुंचा, मतलब 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा, तो इसका मतलब 8:30 पे पहुंचा। वो कब पहुंचा है, 8:30 पे पहुंचा है ना। यह मालूम हुआ, मतलब सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि जो 40 मिनट देर से आ रहा है उससे भी वो क्या पहुंचा है, 30 मिनट पहले पहुंच गया है। तो बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था। कुल मिला के जो व्यक्ति 40 मिनट लेट हुआ है उससे वो 30 मिनट पहले आया, इसका मतलब सतीश भी कितना है, 10 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया और वो पहुंचा कितने बजे है, 8:30 पे पहुंचा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि मीटिंग कितने बजे थी, तो मीटिंग कितने बजे होनी चाहिए थी, 8:20 पे मीटिंग होनी चाहिए थी, तो 8:20 पे मीटिंग थी, वो 8:30 पे पहुंचा है, तो ये 8:20 आंसर हो जाएगा, मतलब ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आर और एस एक ही बिंदु पर खड़े हैं, आर और एस एक ही बिंदु पर खड़े हैं। देखो ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन जो अभी जो वीडियो का पेपर है, जिस वीडियो के पेपर में अभी विरोध चल रहा है, आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को विरोध करना ताकि सरकार दोबारा पेपर करवाए, क्योंकि इस पेपर में पूरी की पूरी आशंका है कि पेपर आउट हुआ है पूरी तरीके से, है ना। अगर पेपर आउट हुआ तो आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। तो हमने पेपर को जो है आउट करवाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करनी है भाई, क्योंकि सॉरी जो ये पेपर है, इस पेपर में जो है क्या कहते हैं, बहुत क्या कहते हैं, जो पेपर है बाहर निकला हुआ है जरूर, है ना। तो ये क्या कहते हैं, जो हमने वीडियो का पेपर था उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा मैंने चेंज करके बनाया है। देखो क्या है ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखना, आर और एस एक ही बिंदु पर खड़े हैं। देखो सपोज आर और एस जो है एक ही बिंदु पर खड़े हैं, मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों खड़े, ठीक है। आर का मुख उत्तर की ओर है जबकि एस का मुख दक्षिण की ओर है। जो आर है ना, आर का मुख तो उत्तर की ओर और जो एस का मुख है दक्षिण की ओर, ये है ना, लेकिन है एक ही जगह पे दोनों खड़े, है ना। आगे कह रहा है कि आर अपने दाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। जो आर है, आर का मुंह ऊपर था तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से सीधा वो कितना किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। सपोज जो 20 किलोमीटर चलकर जो यहाँ पे पहुंच गया, आर यहाँ पे पहुंच गया, है ना। फिर कह रहा है जबकि एस अपने बाईं ओर मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है। जो एस है वो मतलब नीचे को था घुमा, तो इसका मुंह, इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर, और एस कितना चलता है आपका, 80 किलोमीटर चलता है, तो ये 80 किलोमीटर चलता है, तो मतलब इससे भी आगे तक चलेगा, इधर ऐसे करके मुड़ के, तो ये एस पहुंच गया यहाँ पे। इसके बाद कह रहा हूँ, इसके पश्चात आर अपने बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है। जो आर है वो अपने बाईं ओर, जब इधर को जा रहा था तो आर का बायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर, तो 45 डिग्री के कोण पर घूमेगा, तो 45 डिग्री का कोण इस तरीके से बनेगा, 45 डिग्री के कोण पर घूमता है और आगे बढ़ता है, जबकि एस अपने और आगे बढ़ता है जबकि एस अपने बाईं ओर 60 किलोमीटर चलता है। जो एस इधर को जा रहा था तो बाईं ओर कहाँ हो जाएगा, ऊपर को, तो 60 किलोमीटर चलता है, तो ये 60 किलोमीटर चलता है इधर एस, है ना, ये हो गया आपका 60 किलोमीटर। और ये पूरा आपका कितना था, जो एस यहाँ से यहाँ तक गया था, ये पूरा कितना था, ये 80 किलोमीटर था, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर था, है ना। तो दोनों क्या कह रहे हैं, मिलकर चलते हैं, तो और वो ओ बिंदु पर मिलते हैं। तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से दोनों कितनी दूरी पर है, तो ओ बिंदु पर मिलता है, तो ये ऐसे करके चलेगा, तो ये ओ बिंदु को इधर इस तरीके से हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगा भाई, है ना। ये ओ बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, तो ये तो आपका 60 किलोमीटर है और ये पूरा का पूरा 80 किलोमीटर, तो यहाँ ये वाला पॉइंट हमने निकालना, तो ये वाला पॉइंट कहाँ से निकालना है, ये यहाँ से निकालना है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, तो ये वाला पॉइंट निकालना हमने यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट जो है एल बराबर क्या होता है आपका, जो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर √a² प्लस b²। तो आप ये मान के चलो कि ये तो हो गया आपका a और ये हो गया आपका क्या, b हो गया, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा,
80 का स्क्वायर और प्लस करके क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर। तो 80 और 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 8 8 64, तो होगा 6400 और प्लस करके 6 6 36 हो जाएगा आपका 3600। तो आप देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 0 ये आपके हो गए और 6 4 10 और 6 3 9 और 1 10 ही हो गया इतना, है ना। तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। यहाँ पे दिया 36 किलोमीटर 64 किलोमीटर 25 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी, ए बी और डी, देखो क्या कह रहा है, यदि ए और बी डी के बच्चे हैं, देखो कह रहा है ए और बी किसके बच्चे हैं डी के, ये डी के बच्चे हैं मतलब डी इसके पिता भी हो सकते हैं माता भी हो सकता है। तो कह रहा है तो ए का पिता कौन है, हमने कौन निकालना है ए का पिता। ए का पिता कौन है, इस यह जानने के लिए इनमें से किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम ये वाला कथन लेते हैं सी ए का भाई और ई का पिता है, तो देखो भाई सी अगर ए का भाई है, सी अगर ए का भाई है और ई का वो क्या है पिता है ना, सी अगर ए का भाई है और ई का पिता है, तो इससे हमें जो है इसका पता नहीं चल पाएगा भाई, ठीक है। दूसरा है कि एफ ए की माता है, एफ ए की माता है, तो देखो अगर ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है और एफ जो है क्या है ए की माता है, एफ ए की माता है, तो ये डी क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, क्योंकि डी के बच्चे तो पिता हो जाएगा। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ए का पिता कौन है, ए का पिता डी है। तो ये पता करने के लिए हमारे लिए क्या है कि ये दूसरा वाला ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये बी आपका केवल 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों को उचित अर्थपूर्ण क्रम में लगाइए। देखो भाई क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा आपके पास, देखो इनमें से क्या होता है, सबसे पहले जैसे भर्ती निकलती है तो सबसे पहले क्या निकलता है विज्ञापन निकलता है, तो 5 आ जाएगा। विज्ञापन के बाद जो आवेदन करते हैं बच्चे तो फिर आपका 6 हो जाएगा। आवेदन के बाद क्या चलता है क्या कहते हैं चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार चलेगा तो 2 हो जाएगा, है ना। साक्षात्कार के बाद क्या होगा चयन होगा, तो चयन के बाद आपका 3 हो जाएगा। चयन के बाद क्या हो जाएगी नियुक्ति हो जाएगी, और नियुक्ति के बाद सबसे लास्ट में परिवीक्षा होती है। परिवीक्षा मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड को कहते हैं ना। तो आपका 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 1, तो बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अजय के पास कुल 480 रुपये हैं, 1 रुपये 5 पैसे, 1 रुपये 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोट हैं। तीनों मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है, मतलब तीनों नोटों की संख्या बराबर है, तो उसके पास कुल कितने नोटों की संख्या कितनी होगी। तो वो कह रहा है कि 1 रुपये के नोट जितने हैं उतने ही 5 रुपये के नोट है, उतने ही 10 रुपये के नोट है, ये कह रहा है इस लाइन से। और टोटल रुपये जो उसके पास है वो 480 बन रहे हैं ना, कितने बन रहे हैं 480 बन रहे हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे से कौन सा कथन है कि मतलब उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है, ऑप्शन से देख सकते हैं। अच्छा ऑप्शन से अगर हम देखें तो इसका मतलब उसके पास कितने होंगे 15 नोट होंगे सारे के सारे। कितने नोट होंगे 15 नोट होंगे। अगर 1 रुपये के 15 नोट हुए तो 15 रुपये तो ये हो गया, है ना। और क्या कहते हैं 5 रुपये के 15 नोट, 15 पंजे 75 रुपये हो गए। और 10 रुपये के 15 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे 150 रुपये होंगे। तो ये सारे जोड़ के आपके 480 आना चाहिए। तो देखो 480 तो ये आ ही नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा अगर 60 है तो इसका मतलब आपका क्या है कि 20 नोट होंगे, तो 20 नोट 1 रुपये के, 20 नोट 5 रुपये का, 20 नोट 10 रुपये के होंगे। अगर आप इसको देखोगे तो आपका 20 क्या कहते हैं देखो 20 रुपये, 1 रुपये के नोट 20 होंगे तो 20 रुपये हो जाएंगे। 5 रुपये के नोट 20 है तो 20 पंजे 100 रुपये हो जाएंगे, और 10 रुपये के 20 नोट है तो 200 हो जाएंगे। तो 200 300 और 320 ही हो रहे हैं, ये भी आंसर नहीं है। ऐसे 75 का भी होगा। जरा हम 90 को देखते हैं चेक करके कि 90 आंसर लग रहा है, तो 90 में मतलब क्या हो जाएंगे 30 नोट 1 रुपये के, 30 जो है 5 रुपये के, और 30 नोट जो है कितने के हो जाएंगे 10 रुपये के। तो 30 नोट अगर 1 रुपये के तो 30 तो ये रुपये हो जाएंगे। 30 अगर 5 रुपये के नोट तो 6 पंजे 5 दिया 15, 150 रुपये ये हो जाएंगे। और 30 नोट 10 रुपये के तो 300 ये हो जाएंगे। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो 0, यहाँ पे देखो 5 और 3 8, 8 और 3 और 1 4, तो 480 आ रहा है। तो यही बिल्कुल एकदम क्या है आपका सही आंसर है। तो 90 नोट होंगे उसके बाद टोटल। अगला क्वेश्चन देखो, सुमन कविता से लंबी है। तो देखो जो सुमन है वो क्या है कविता से लंबी है, लेकिन राधा से छोटी है। लेकिन ये सुमन किससे, राधा से छोटी है, राधा से छोटी है। गीता पूजा से छोटी है। जो गीता है, गीता क्या है कि पूजा से छोटी है, गीता पूजा से छोटी है ना। गीता किससे छोटी है, पूजा से छोटी है। कविता जितनी लंबी नहीं है ना। गीता पूजा से छोटी है लेकिन कविता जितनी लंबी नहीं है, मतलब कविता से छोटी है पूजा, तो इसका मतलब ये भी छोटी हो गई। यदि सभी एक पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन होगी, तो सबसे मध्य में कौन होगी, 2 ये ऊपर होगी 2 नीचे, तो मध्य में कौन हो जाएगी, कविता हो जाएगी। तो बी इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे, पी बाएं से 14वें स्थान पर है। अगर हम ये देखें पी बाएं से 14वें स्थान पर, तथा यहाँ पे जो ये क्यू कह रहा भाई इसको है ना, ये क्यू होगा, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक बैठे तो पंक्ति में कुल कितने बालक होंगे। अब पंक्ति में कुल कितने बालक होंगे, तो देखो भाई कुछ बालक पंक्ति में बैठे पी बाएं से 14वें स्थान पर। अगर हम इधर से देखें तो पी कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर, है ना। ये कौन है, पी। और कह रहा तथा
क्यू दाएं से सातवें स्थान पर, क्यू इधर से हम सातवें स्थान पर ले ले, चलो क्यू दाएं से क्या है आपका, हमने क्यू को जो है यहाँ पे ले लिया, चलो ये क्यू जो है यहाँ से यहाँ तक आ गया सातवें स्थान पर, ये सातवें स्थान पर कौन है क्यू, और कह रहा है इनके मध्य में 4 बालक है, तो इनके मध्य में 4 बालक है, तो चलो ये तो हो गया क्यू इधर से सातवां, ये 14 हो गया, 4 बालक इनके मध्य में 1 2 3 4 हो गए, तो 7 14 7 21 22 23 24 25, वैसे तो इसका आंसर 25 हो सकता था, 25 होना चाहिए था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 25 आंसर हो। अभी देखो फिर से, ये ऐसे भी हो सकता है कि एक पंक्ति में पी बाएं से 14वें स्थान पर है, सपोज पी बाएं से क्या है 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर कौन है पी, और फिर कह रहा है कि क्यू दाएं से 7वें स्थान पर, अगर क्यू इधर से देखें हम तो ये भी तो हो सकता है कि क्यू 7वां स्थान जो है क्यू का इधर से यहाँ पे हो, और फिर कह रहा है यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक बैठे, इनके बीच में 4 बालक 1 2 3 और 4 है ना, ये 4 बालक इनके मध्य में बैठ गए, तो कह रहा है कि कितने बालक होंगे। तो आप लोग देखो भाई यहाँ पे, यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 7, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 14 इधर से और 1 इधर से, तो 15 हो जाएंगे, तो या तो 15 होंगे और या फिर 25 होंगे, तो डी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि यहाँ पे देखो PRINT को लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखो क्या कह रहा है, P से अगर हम R को देखें तो PQR 2 जोड़ेंगे तो आपका R आ रहा, फिर R से हम U को देखें तो RSTU 3 जोड़ेंगे तो U आ रहा, अगर हम I से देखेंगे 4 जोड़ के IHIJKLM तो 4 जोड़ के आपका M आ रहा, N से आप जो है 5 जोड़ोगे तो S आएगा, और T से आप 6 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा Z आ जाएगा। तो ऐसे इसका भी होगा, D से हमने क्या जोड़ना है, पहले 2 जोड़ना है, 2 जोड़ोगे EF तो क्या हो जाएगा F है ना, R से आपको 3 जोड़ना है, अब 3 जोड़ना है FRSTU, ये देखो पहले ऑप्शन में FU मिल रहा है, FU 2 में मिल रहा है अभी है ना, इसमें आपको कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है, IJKLM तो यहाँ पे M आ जाएगा, FUM है ना, FUM 2 में मिल रहा है, फिर आप यहाँ पे देखो N से आप 5 को जोड़ना है NOPQRS तो यहाँ पे S हो जाएगा, तो आपका आंसर ये S हो गया, और फिर K से आपको 6 जोड़ना है KLMNOPQ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका FUMSQ तो C आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सीमा सुमित से आयु में दुगुनी है, जो सीमा है ना देखो सीमा, ये कह रहा है कि जो सीमा है वो सुमित, ये सुमित से आयु में क्या है दुगुनी है, तो सुमित की आयु 1 होगी तो सीमा की कितनी होगी 2, 3 वर्ष पूर्व सुमित से आयु में 3 गुनी थी, अगर हम 3 वर्ष पहले की बात करें, अभी तो कितनी है सीमा तो है 2 और सुमित है 1, लेकिन 3 वर्ष पहले की बात करें तो 3 गुनी थी, तो 3 गुनी थी मतलब ये 3 थी तो ये 1 था 3 वर्ष पहले, ये मतलब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये 3 वर्ष पहले है ये वाला, ठीक है ना। अब इसकी एक ट्रिक है, इसको क्रॉस में आप ऐसे कर दो, ठीक है, इसको ऐसे करोगे तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया आपका 1 बच जाएगा, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष पहले बोला था ना वो, कितने वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पूर्व सुमित से 3 गुनी थी, तो ये आपका 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो हमने किसकी आयु की, इस समय सीमा की आयु क्या होगी, तो सीमा की वर्तमान आयु देखोगे आप लोग तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके सीधा, तो 3 दूनी 6 वर्ष हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित श्रृंखला के लिए सही विकल्प चुनिए। अब देखो सही विकल्प चुनना भाई, देखो यहाँ पे क्या है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 3 3 9, और ये आपका 5 का स्क्वायर है, क्या सीरीज बन रही 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, फिर आप बोलोगे 5 का स्क्वायर, फिर बोलोगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर है तो इसके बाद जो है सीधा 11 का स्क्वायर हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप 8 का स्क्वायर लेके चलते हैं या 9 का स्क्वायर लेके 8 तो 5 6 7 8 3 और 8 9 10 11, तो यहाँ पे भी 3 का गैप आ रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, तो एक एक अगर बढ़ता देखो तो यहाँ पे तो 1 ही का गैप बढ़ा, यहाँ पे 2 का बढ़ा तो यहाँ पे फिर 3 का बढ़ना चाहिए था, तो ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3 का स्क्वायर है 3 भी अभाज्य संख्या है, फिर 5 का स्क्वायर है 5 भी अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसके बाद 7 अभाज्य संख्या, तो 7 का स्क्वायर 7 से तो 49, तो 49 आंसर होगा। फिर 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, फिर 11, फिर देखो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 11 के बाद 12 13 अभाज्य संख्या, फिर 13 का स्क्वायर है ना, फिर 14 15 है ना, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, फिर 17 का स्क्वायर ऐसे करके, फिर 18 नहीं है, फिर 19 का स्क्वायर ऐसे करके, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है, ये भी क्रम से लगते हुए है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं जीएस के क्वेश्चन, और इसके बाद आपके जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद जीएस के क्वेश्चन आएंगे। चलो उत्तराखंड के क्वेश्चन देखना, 31 क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहा है। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना आपको, ठीक है। कुछ यहाँ पर खिलाड़ी दिए और उनका संबंध बताया कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। देखो पहला देखना विशेष भृगुवंशी, ये आपके उत्तराखंड में है और ये बास्केटबॉल खेलते हैं भाई, ठीक है। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है,
बाबी धामी जो है आपके ये हॉकी से संबंधित है भाई, हॉकी खिलाड़ी है। और निवेदिता कार्के आपकी बॉक्सिंग से संबंधित है भाई, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई एग्जाम में, बार बार पूछ रहे हैं। देखो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि स्नेहा राणा किस खेल से संबंधित है, तो स्नेहा राणा क्रिकेट से संबंधित है। उससे पहले बॉबी धामी के बारे में पूछा था कि बॉबी धामी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो अभी पहले ये सिंगल पूछ रहे थे, अब इन्होंने ये आपका सूची 1 में सूची 2 के तरह दिया गया है। तो ध्यान देना, आगे से जब भी पेपर में एग्जाम होगा तो आपका ये खिलाड़ी के बारे में ध्यान रखना, कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32, राज्य खेल फुटबॉल। देखो राज्य खेल फुटबॉल हमारा कब बना, आसान क्वेश्चन है भाई। तो ये 2011 में हमारा राज्य खेल फुटबॉल घोषित किया गया है। 2001 में देखो खेल अकादमी बनी थी देहरादून में, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना 2001 में हुई थी। 2015 में हमारा राज्य वाद्य यंत्र बना, राज्य वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया गया। ठीक है, जबकि 2016 में एक तो राज्य तितली घोषित की गई और दूसरा आपका राज्य गीत भी कब बना, 2016 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 क्वेश्चन देखना। कौन सी प्रजाति नाग पूजा और लिंग पूजा के लिए जानी जाती है। देखो कौन सी जाति या कौन सी प्रजाति नाग पूजा और लिंग पूजा के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर होगी भाई आपका कोल जाति। ठीक है, कोल जाति उत्तराखंड की ऐसी जाति है जो यहाँ की मूल निवासी जाति है। यहाँ की मूल निवासी जाति पूछे आपसे कोल है। ठीक है, और इसमें एक प्रथा पाई जाती है कुमार कुमारी प्रथा, कुमार कुमारी प्रथा पूछे किस प्रजाति में पाई जाती है, तो ये भी कोल आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनका अन्य नाम क्या है। देखो इसका अन्य नाम दस्यु है, मुंड है, ठीक है, सबर है, ये सारे कोल जाति के नाम है और नाम है। ठीक है, सबर हो गया, मुंड हो गया, दस्यु हो गया। ठीक है, और हमारे राज्य की पहली मूल निवासी जाति कोल है। ठीक है, जनजाति नहीं, जनजाति पूछे तो आपका थारू हो जाएगी, भोटिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाति पूछी है। देखो ऑप्शन बी में देखना, यहाँ पर किरात जाति भाई एक तो भ्रमणकारी पशुपालन आखेटक है। ठीक है, कैसी जाति है किरात, भ्रमणकारी है, पशुपालक भ्रमणकारी। ठीक है, और पशुपालक है, पशुपालक यानी कि भ्रमण घूमने वाली जाति है किरात। तभी तो हमारे राज्य में आपने देखा होगा कि जनजाति है, राजी होगी आपकी, भोटिया होगी, उनका संबंध किससे है भाई, उनका संबंध इन्हीं से है, किरात जाति से। ठीक है, किरात जाति का जो भाषा है, इनकी भाषा है भाई मुंडा भाषा बोलते हैं किरात जाति के लोग। जबकि मुंडा भाषा आपकी राजी जनजाति की भी है मुंडा भाषा, और मुंडा भाषा आपकी किरात जाति की भी है। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम है, महाभारत में इनका नाम मिलता है बिल, यानी कि अन्य नाम बोल सकते हैं। किरात जाति का अन्य नाम क्या है, बिल है। ठीक है, बाकी खस जो जाति थी, खस एक योद्धा होते थे। ठीक है, महाभारत में खस जाति ने भाग लिया था कौरवों की तरफ से। ठीक है, खस जाति में हमें बहुत सारी प्रथाएं देखने को मिलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा घर ज्वाई प्रथा जो हमारे राज्य में आज प्रचलित है या पहले चलती थी, वो कहाँ से आई थी, किस जाति से आई थी, तो आपका खस जाति से आई थी। टेकुआ प्रथा हो गई, ठीक है, झटेला प्रथा हो गई, जार प्रथा हो गई, ये सारी की सारी प्रथाएं, पशुबलि प्रथा हो गई, ये सारी की सारी प्रथाएं खस जाति से संबंधित है भाई। इन्होंने हमारे राज्य में सबसे पहले ये प्रथाएं लाई थी। नाग जाति ने भी हमारे राज्य में कुछ टाइम तक राज किया था। और नाग जाति के बारे में जो सबसे ज़्यादा हमें प्रमाण मिलता है वो पिथौरागढ़ का बेरी नाग एक मंदिर है, बेरी नाग जगह है और वहाँ पर एक मंदिर है। बेरी नाग मंदिर से हमें किस जाति के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपकी नाग जाति हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कालसी अभिलेख में हमें किस जानवर का चित्र देखने को मिलता है। देखो कालसी अभिलेख में हमें जो जानवर का चित्र देखने को मिलता है वो है हाथी। ठीक है, हाथी का चित्र देखने को मिलता है। आपने पढ़ा होगा कालसी जो अभिलेख है इसकी खोज 1860 में हो गई थी, और जॉर्ज फॉरेस्ट नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति था, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी भाई। ठीक है, जॉर्ज फॉरेस्ट ने कालसी अभिलेख की खोज की। दूसरा ध्यान रखना कि कालसी अभिलेख मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है, और मौर्य वंश के साथ साथ कुछ जानकारी हमारे कुनिंद वंश के बारे में भी देता है कालसी अभिलेख। दूसरा यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था अभी वीडियो के एग्जाम में, ठीक है, कि किस अभिलेख में हमें यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं। यूनानी राजा, तो यूनानी राजाओं के नाम हमें 5 यूनानी राजाओं के नाम भी हमें कालसी अभिलेख में मिलते हैं। ठीक है, 257 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है और अशोक से संबंधित ये अभिलेख है। स्थानीय भाषा में इसे चित्रशिला भी कहते हैं भाई, चित्रशिला नाम से स्थानीय भाषा में इस अभिलेख को जाना जाता है, जिसकी खोज 1860 में जॉर्ज फॉरेस्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाकी ध्यान देना किसका चित्र यहाँ पर मिलता है, हाथी का चित्र मिलता है इस अभिलेख में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35।
निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है भाई आपको, ठीक है। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय, देखो कुषाण शासक है, देखो कुषाणों ने भी हमारे राज्य में राज किया था, ठीक है, कुछ टाइम तक राज किया था। तो कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? गोबिसाण टिल्ले से प्राप्त हुई। गोबिसाण यानी कि काशीपुर उधम सिंह नगर। हुविस्क एक राजा थे कुषाण वंश के, इनकी 44 स्वर्ण मुद्राएं हमें 44 स्वर्ण मुद्राएं हमें कहाँ से मिली है? ऋषिकेश के मुनि की रेती से प्राप्त हुई है। ये भी सही हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं हमें कहाँ से मिली है? खटीमा से मिली है। यानी कि ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। आपका गलत छानना यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। कनिष्क जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और इसकी हमें देखो कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्राएं, कनिष्क की जो नाणक स्वर्ण मुद्राएं हैं वो हमें हरिद्वार से नहीं मिली है, ठीक है। कहाँ से मिली है? काशीपुर से। काशीपुर से हमें कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36। कत्यूरी काल में गिरिद्वारों के रक्षक को कहा जाता था। देखो कत्यूरी काल में जो गिरिद्वारों का रक्षक होता था भाई, उसे बोलते थे घटपाल, ठीक है, घटपाल बोलते थे। बाकी दूसरा यहाँ पे ध्यान देना, गमागमी कत्यूरी काल में डाकिया का काम करता था। डाकिया का काम करने वाला, डाकिया का काम करने वाला जो होता था यहाँ पर वो होता था आपका गमागमी। जबकि नरपति नदी घाटों पर आवागम सुविधा एवं कर वसूली के लिए, नदी घाटों पर, नदी जो घाट होते थे, नदी घाट पर आवागमन सुविधा के लिए और, ठीक है, सुविधा के लिए और आपका कर वसूली के लिए जो नदी घाटों पर कर वसूली और आवागमन की देख रेख करता था उसे बोलते थे नरपति। जबकि बाट और चार नामक अधिकारी ये विष्टि या फिर बेगार कर लेते थे, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर सारी चीज़ें। देखो कत्यूरी काल में जो गिरिद्वारों का रक्षक होता था उसे बोलते थे घटपाल, ठीक है। गमागमी कौन होता था कत्यूरी काल में? डाकिया का काम करता था जो, ठीक है। नदी घाटों और आवागमन की सुविधा के लिए कर वसूली का काम कौन करता था? नरपति करता था। जबकि बेगार या बिष्टी हमें जो कत्यूरी काल में सबसे पहले देखने को मिलती है, हमारे पास प्रथा जो बेगार प्रथा है, वहाँ पर कौन सा अधिकारी बिष्टी या बेगार नामक कर लेता था? तो वो होते थे बाट और चार नामक अधिकारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37। देखो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, हीरू देववा, शिरोमणि जोशी और मेसी साहू किस राजा के महान सेनापति थे? तो ये थे भाई आपके उद्योग चंद के, ठीक है। चंद वंश का राजा उद्योग चंद के सेनापति थे हीरू देववा, शिरोमणि जोशी और मेसी साहू। बाकी यहाँ पर महीपति साल की भी 3 आपके सेनापति ध्यान रखना। एक है आपका माधो सिंह भंडारी, ठीक है, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास 3 महान सेनापति जो महीपति शाह के सेनापति थे भाई, ठीक है। बाकी ज्ञानचंद द्वितीय, ज्ञानचंद या फिर हम बोल सकते हैं गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था आपका नीलू कठायत, ठीक है। नीलू कठायत जिसको गरुड़ ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की भी उपाधि दी थी, ठीक है, और कुछ जागीरें दान भी दी थी। सोमचंद, ठीक है, सोमचंद का सेनापति था सोन खड़ायन तो वीरचंद का सेनापति था, है ना, वीरचंद का सेनापति सोन खड़ायन। कालू तड़ागी इनका सेनापति था, महान सेनापति तड़ागी, ठीक है। तो ध्यान रखना कालू तड़ागी किसका सेनापति था? सोमचंद का। नीलू कठायत ज्ञानचंद का, उद्योग चंद के शिरोमणि जोशी, मेसी साहू और हीरू देववा। जबकि आपका माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास महीपति शाह के सेनापति थे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वैली ऑफ धून नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई? A.R. गिल के द्वारा, ठीक है। वैली ऑफ धून नामक पुस्तक A.R. गिल के द्वारा लिखी गई है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है G.R.C. विलियम, ठीक है। G.R.C. विलियम जो है मेमोयर्स ऑफ देहरादून, कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? मेमोयर्स ऑफ देहरादून नामक पुस्तक लिखने वाले कौन है? G.R.C. विलियम। जबकि जगमोहन सिंह रौतेला इन्होंने एक पुस्तक लिखी है भाई, जगमोहन सिंह, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक अगर पूछे आपसे तो किसने लिखी है? जगमोहन सिंह रौतेला ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39। देखो टिहरी रियासत में किस राजा के शासनकाल में, टिहरी रियासत में किस राजा के शासनकाल में दंडक आंदोलन, या फिर इसको पूरा बोल सकते हैं बासर दंडक आंदोलन हुआ,
ठीक है। तो कौन था वो राजा जिसके शासनकाल में बासर दंडक आंदोलन हुआ? तो प्रताप शाह। देखो भाई, बासर एक गांव है, टिहरी में पड़ता है बासर, और 1882 में लक्ष्मू कटेत एक व्यक्ति थे टिहरी में, लक्ष्मू कटेत के नेतृत्व में राजा प्रताप शाह के शासनकाल में बासर दंडक विद्रोह हुआ। ठीक है। देखो, बासर के लोगों ने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि वो कर के रूप में कर कम करने के लिए या कर के विरोध में लक्ष्मी कटेत के नेतृत्व में बासर दंडक आंदोलन होता है प्रताप शाह के शासनकाल में। इसके बाद क्या करते हैं प्रताप शाह? उसके बाद कुछ प्रथाएं समाप्त करते जब ये विद्रोह हो जाता है, खेण प्रथा, पाला प्रथा, बिसा प्रथा। ठीक है। खेण प्रथा, पाला प्रथा और एक बिसा नामक प्रथा थी। बिसा नामक प्रथा, ये तीनों प्रथाएं टिहरी रियासत में चलती थी। और जब ये विद्रोह हो गया था, उसके बाद राजा प्रताप शाह ने 1885 में इस प्रथाओं को समाप्त कर दिया था। ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर। बाकी एक विद्रोह राजा सूरदर्शन शाह के शासनकाल में भी होता है भाई, जिसे बोलते हैं अठुर विद्रोह। ठीक है। अठुर के लोगों ने विद्रोह किया राजा के खिलाफ, और ये विद्रोह था भाई तिहाड़ कर के ऊपर। तिहाड़ नामक कर 1/3 भाग राजा को देना पड़ता था। तिहाड़ कर के ऊपर कौन सा विद्रोह हुआ था? अठुर विद्रोह हुआ था, और ये 1851-52 में होता है। ठीक है। 1851-52 में राजा सूरदर्शन शाह होते हैं टिहरी के राजा, उनके शासनकाल में अठुर के लोग विद्रोह करते हैं। और क्यों करते हैं ये विद्रोह? तिहाड़ कर के ऊपर 1/3 भाग राजा को देना पड़ता था, उसके लिए यहाँ की जनता ने विद्रोह किया। ठीक है। बद्री सिंह असवाल इसका नेतृत्व करते हैं भाई, बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में अठुर विद्रोह होता है टिहरी रियासत में राजा सूरदर्शन शाह के शासनकाल में। इससे पहले राजा सूरदर्शन शाह के शासनकाल में 1835 में सबसे पहला विद्रोह होता है भाई टिहरी रियासत में, सकलाना विद्रोह होता है। सकलाना के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहला विद्रोह टिहरी रियासत में 1835 में राजा सूरदर्शन शाह के शासनकाल में होता है, सकलाना विद्रोह। एक सकलाना विद्रोह आपका 1947 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे पहले विद्रोह होता है वो सकलाना विद्रोह के नाम से होता है। ठीक है। तो ध्यान रखने ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टिहरी रियासत में मामला या रकम क्या था भाई? देखो, मामला या रकम ये क्या था? टिहरी रियासत में एक प्रकार का कर था। और कैसा कर था ये? नगद कर के रूप में लिया जाता था 7/8 भाग। टिहरी रियासत में 7/8 भाग जो नगद कर के रूप में लिया जाता था टिहरी रियासत में, उसे बोलते थे मामला या रकम बोलते थे। यानी कि एक प्रकार का कर होगा ये। ठीक है, एक प्रकार का कर। बाकी अन्न के रूप में भी कर पहुंचाया जाता था टिहरी रियासत में, अन्न के रूप में, उसे बोलते थे बिसा नामक कर। बिसा जो कर था आपका, वो अन्न के रूप में टिहरी रियासत में जो अन्न के रूप में देते थे उसे बिसा या आपका बिसा कर के नाम से जाना जाता था, या फिर बरा नाम से जाना जाता था, बिसा या बरा कर। ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, बरा या बिसा कर कैसा कर था? जो कि अन्न के रूप में 1/8 भाग, अन्न के रूप में 1/8 भाग टिहरी रियासत में राजा को देना पड़ता था। जबकि 7/8 भाग नगद के रूप में, नगद कर के रूप में उसे क्या बोलते थे? मामला या रकम बोला जाता था। जबकि अन्न के रूप में उसे क्या बोलते थे? बिसा या बरा कर बोलते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन आपको सही छानना है यहाँ पर। ठीक, तो पहला देखना कि मोलाराम 4 राजाओं के दरबार में चित्रकार रहा भाई। ठीक है भाई, मोलाराम कितने राजाओं के दरबार में चित्रकार रहा? 4 राजाओं के। देखो 4 राजा कौन कौन से हैं? प्रदीप शाह है, ठीक है, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और प्रदुमन शाह। ठीक है। अब प्रदुमन शाह के बाद राजा बनता है आपका सूरदर्शन शाह, जो टिहरी का राजा बनता है और पंवार वंश का 55वें नंबर का राजा बनता है। लेकिन सूरदर्शन शाह अपने राज्य में मोलाराम को आश्रय नहीं देता, चित्रकार का पद नहीं देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सूरदर्शन शाह ने मोलाराम को चित्रकार का पद नहीं दिया। सूरदर्शन शाह से पहले जितने भी राजा थे 4, प्रदुमन शाह, जयकृत शाह, ललित शाह, प्रदीप शाह, इनके दरबार में मोलाराम क्या था? चित्रकार हुआ करता था। ठीक है, और सबसे महान चित्रकार बोला जाता है मोलाराम को। ठीक, दूसरा देखना कि चंद्रमुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है। ठीक है भाई, चंद्रमुखी उनकी प्रारंभिक काल का चित्र है। ठीक है, जबकि मयंक मुखी जो उनका चित्र है ये इनका प्रौढ़ काल का चित्र है भाई, प्रौढ़ काल। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, वीडियो के पेपर में जो अभी लीक हुआ है पेपर, ठीक है, पटवारी और वीडियो का पेपर जो अभी लीक हुआ है, मैं तो उसे लीक ही मानूंगा। ठीक है, अब और चाहे कुछ माने, ठीक, मैं तो उसे लीक ही मानूंगा, चाहे 3 पन्ने बाहर आए, चाहे 6 पन्ने बाहर आए, चाहे 1 क्वेश्चन बाहर आए, लीक तो लीक होता है। ठीक है, तो अब सरकार कुछ भी कहे, ठीक है, सरकार तो चाहती है कि भाई पेपर कैंसिल ना हो। ठीक है, और सरकार तो ये चाहती है कि भाई हम जो पैसे लिए हैं बच्चों से हम
क्या बोलते हैं 15-15 लाख, मैं तो सीधे खुला बोलता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि हम तैयारी करने वाले, हम खुद भी तैयारी करते हैं, हमें पता है कितने साल लगते हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है, ठीक है, दिन रात एक करते हैं तब जाके हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक। और फिर बाद में जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद क्या बोलते हैं कि ऐसे सुनने में आता है पेपर लीक है, 15-15 लाख है, यहाँ से पेपर बाहर आया, तो दुख होता है, अपने लिए दुख होता है, बच्चों के लिए दुख होता है, ठीक है, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब अंदर तो इतना गुस्सा है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये गुस्सा, अब तो यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, गालियाँ नहीं दे सकते हैं, लेकिन गुस्सा इतना है कि बहुत आता है गुस्सा, ठीक है। हम इतनी मेहनत कर रहे इतने साल से, पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब एक बार पहले पटवारी का पेपर हुआ था, ठीक है, उस टाइम भी पेपर अच्छा हुआ था और उस टाइम भी ऐसे ही हो गया, लीक हो गया। भाई जब पेपर अच्छा होता है तब लीक हो जाता है, जब पेपर खराब होता है तब करो ना लीक, जब बच्चों का पेपर खराब होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है सरकार को। अब इससे क्या बोले, ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं करता, पढ़ाने का मन भी नहीं करता है, ठीक है, और पढ़ने का मन भी नहीं करता है जब ऐसी हालत है, ठीक है। तो इससे अच्छा तो ये है कि भाई पढ़ना ही छोड़ दो, कुछ काम कर लो जब ऐसा ही करना है, ठीक है। तो इतना तो बोलना नहीं है, बोलना भी क्या है, छोड़ो, अब पढ़ाई करते रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, अभी वीडियो में पूछा था कि आपका कि मोलाराम का कौन सा प्रारंभिक काल का चित्र है, कौन सा प्रौढ़ काल का है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनके बहुत सारे चित्र हैं, मोलाराम के चंद्रमुखी हो गया, मयंक मुखी हो गया, ठीक है, हिंडोला हो गया, दंपति चित्र हो गया, ठीक है। तो ये सारे चित्र है भाई इन्होंने, यानी कि यहाँ पर देखना ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 42। हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद GEP जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, देखो इसमें से निम्नलिखित में से GEP में कौन सा अवयव शामिल नहीं है। देखो भाई ये क्वेश्चन भी अभी पटवारी वीडियो में पूछा है ठीक है। तो हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण, देखो सकल पर्यावरण उत्पाद GEP जारी करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। तो इसमें 4 चीज़ें शामिल की गई है। एक तो आपका हो गया वायु, ठीक है, दूसरा आपका हो गया जल हो गया, तीसरा आपका वन हो गया, ठीक है, चौथा अग्नि नहीं होगा, अग्नि की जगह क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें इसमें शामिल की गई है, तो आगे भी ध्यान रखना, क्या पता आगे पूछ लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गढ़वाली भाषा में निकलने वाला राज्य का प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा आपका विशाल कीर्ति, ठीक है। देखो यहाँ पर कहीं कहीं पर कई किताबों में गढ़वाल समाचार या गढ़वाली समाचार भी है, तो वो आपका गलत हो जाएगा भाई। गढ़वाल समाचार या गढ़वाली समाचार ये हिंदी भाषा में निकलता था, हिंदी भाषा। इसमें कुछ लेख होते थे वो गढ़वाली में लिखे जाते थे, कुछ लेख, लेकिन पूरा समाचार नहीं था। पूरा समाचार आपका गढ़वाली भाषा में विशाल कीर्ति था, जो कि 1913 में निकलता है, और सदानंद कुकरेती के द्वारा ये समाचार पत्र निकाला जाता है भाई, ठीक है। चलो बाकी गढ़वाल समाचार पत्र, गढ़वाल से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था भाई, 1902 में निकलता है, ठीक है। और समय विनोद आपका निकला था 1868 में, ठीक है, समय विनोद 1868 में निकला, और अल्मोड़ा अखबार निकला आपका 1871 में। देखो कुमाऊं से निकलने वाला पहला समाचार पत्र, कुमाऊं से निकलने वाला पहला समाचार पत्र है आपका अल्मोड़ा अखबार, और जबकि गढ़वाल से निकलने वाला पहला समाचार पत्र गढ़वाल समाचार है, ठीक है। तो एग्जाम में समाचार पत्र भी पूछ रहे हैं भाई, तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है भाई। देखो सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपकी हो जाएगी हरिद्वार, ठीक है। कितनी विधानसभा सीटें हैं भाई, यहाँ पर 11 है, ठीक है। देहरादून दूसरे नंबर पर हो जाएगी, यहाँ पर है 10 विधानसभा सीटें। उधम सिंह नगर तीसरे नंबर पर हो जाएगा, 9 विधानसभा सीटें, और बाकी चमोली में आपकी हो जाएगी 3 विधानसभा सीटें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक जिला 2 उत्पाद योजना। देखो एक जिला 2 उत्पाद योजना, यहाँ से भी भाई हर पेपर में पूछ ही रहे हैं, 1-2 पेपर में तो पूछ ही रहे हैं। तो एक जिला 2 उत्पाद योजना, एक तो इसका ध्यान रखना ये कब की है भाई, ये आपकी हो जाएगी 25 अक्टूबर 2021 की है, ठीक है, ये योजना। यानी कि एक जिला और वहाँ से 2 महत्वपूर्ण जो आपके उत्पाद है उसको विश्व स्तर पर क्या बोलते हैं, विश्व स्तर पर अच्छी ये दिलाने के लिए तो राज्य सरकार ने एक जिला 2 उत्पाद योजना शुरू की है। तो इनमें से कौन सा गलत है भाई, देखो मंजू घास और मेथा ऑयल, तो ये कहाँ से है भाई, ये आपकी उधम सिंह नगर से है, जारी किया गया है। ताम्र शिल्प और मंडुआ बिस्कुट आपका बागेश्वर से है, ठीक है। फर्नीचर और हर्बल उत्पाद आपका हो जाएगा पौड़ी से हो जाएगा। मशरूम, अच्छा गलत छाना, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। मशरूम और बेकरी उत्पाद ये हो जाएगा भाई आपका देहरादून से, ठीक है। चंपावत से हो जाएगा आपका लोह उत्पाद, ठीक। लोह उत्पाद के साथ साथ हस्तशिल्प, ठीक है। लोह उत्पाद और हस्तशिल्प कहाँ से हो जाएगा, चंपावत से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46, काली और कट्टी पानी गाड़ नदी का संगम कहाँ पर। देखो काली और कट्टी पानी गाड़
तालेश्वर में होता है इनका संगम, पिथौरागढ़ में, ठीक है। बाकी खेला नामक स्थान पर काली और पूर्वी धौली गंगा का संगम होता है खेला नामक स्थान पर। पपकोट जो बागेश्वर में, यहाँ पर सरयू और खीर गंगा का संगम। देखो एक खीर गंगा उत्तरकाशी में है, भागीरथी की सहायक नदी है, और एक खीर गंगा सरयू की भी सहायक नदी है। झाला ये उत्तरकाशी में पड़ता है भाई, ठीक है। और यहाँ पर भागीरथी और सिया गंगा का संगम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 47। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदाओं को उनके घटना वर्ष में सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अभी पूछा था पटवारी में, देखना। मालपा भूस्खलन, इसके बारे में पूछते हैं भाई, बार बार पूछते हैं। डेट भी याद रखना है, 17-18 अगस्त पिथौरागढ़ में हुआ था ये भूस्खलन, ठीक है, पिथौरागढ़ में 1998 को, ठीक। बाकी नीलकंठ भूस्खलन, नीलकंठ आपका चमोली में है भाई, ठीक है, 1990 में हुआ था। कर्मी बागेश्वर भूस्खलन 1983 में हुआ था, और देवपुरी गैरसैंण भूस्खलन 2007 में हुआ था। यानी कि इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 48। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। देखो कौणदारी जो वन है वो आपका 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है भाई। कौणदारी वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनका प्रमुख वृक्ष हो जाएगा आपका चीड़, ठीक है, ये दोनों, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है, ठीक है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है हमारे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि उत्तरकाशी में जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 1989 में इसकी स्थापना होती है, और कहाँ पर है ये, उत्तरकाशी में। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 2390 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे अंतिम में भी यही राष्ट्रीय उद्यान बनता है भाई, ठीक है। बाकी तो आपके सबको गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल पौड़ी में हो जाए, गोविंद वन्य जीव विहार आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें ये आपने पढ़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन कब होता है। देखो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन 2003 में होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित 2024 में पूछ रहा है ये। तो 2024 में किस किस को मिला है भाई, देखो तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर अनिल चौहान को भी मिला है, प्रीतम भरतवाण को भी 2024 में मिला है, ठीक है। बाकी माता मंगला को भी मिला है 2024 में। बाकी 2 और है, 5 लोगों को मिला था ये पुरस्कार 2024 में, ठीक है। तो 5 लोग कौन कौन से हैं भाई, तो एक तो आपको हेमंत पांडे हो गया, महेश कुड़ियाल हो गया, हेमंत पांडे और महेश कुड़ियाल, ठीक है, महेश कुड़ियाल, ठीक है। तो 5 लोगों को मिला है 2024 में, ठीक। देखो इस पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले होती है 2021 में। 2021 में 5 लोगों को मिलता है, 2022 में भी 5 लोगों को मिलता है, 2023 में 4 लोगों को मिलता है, और 2024 में 5 लोगों को मिलता है। 15 और 4 19, अभी तक 19 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना है भाई आपको, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 52। चित्रांशी रावत का संबंध है। देखो चित्रांशी रावत जो है हमारे राज्य से हॉकी खिलाड़ी है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना चित्रांशी रावत का संबंध किससे है, हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 53। पुलिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखो पुलिया से, या पुल्ली मत रखना, पुलिया से ये पैर में पहना जाता है भाई, ठीक है। कंडवा हो गया आपका, कंडवा भी पैर में पहनते हैं, कंडवा जिसे क्या बोलते हैं, सुदमन बोला जाता है, ठीक है। बाकी सिर में तो आपको पता ही है, मांग टीका हो गई, ठीक है, सिरोधार हो गया, बीरा वाली हो गया, झांकरी वाली हो गया, ये सारे के सारे सिर में पहनते हैं, ठीक है, मांग टीका हो गया। हाथ में आपका बाजूबंद पहनते हैं, बाजूबंद हाथ में पहनते हैं। बाकी हाथ में, हाथ की अंगुलियाँ होती है, अंगूठी पहनी जाती है। नाक में आपको लौंग, बीट, फुल्ली, ये सारी के सारे आभूषण नाक में पहने जाते हैं, ठीक है। चलो 54 क्वेश्चन देखना, जॉर्ज गिरियसन ने पहाड़ी भाषा को कितने भागों में बांटा है। देखो जॉर्ज गिरियसन ने पहाड़ी भाषा को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो पहाड़ी भाषा को 3 भागों में देखो, एक आपकी पश्चिमी होगी,
पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी हो गई। ठीक है, पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत आएगी आपकी नेपाली आ जाएगी। मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आपके गढ़वाली और कुमाऊनी आती है, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक, और आपका पश्चिमी के अंतर्गत आपकी जौनसारी आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें 3 भागों में बांटते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कुमाऊनी शब्द में गलत कथन चुनना है। ठीक है, कुमाऊनी शब्द दिए हैं और कौन सा गलत हो जाए। देखो दैन कुमाऊनी में जो दैन होता है वो होता है आपका सरसों को बोलते हैं दैन। रिखू कुमाऊनी में क्या होता है भाई, गन्ने को बोलते हैं रिखू। कितोल क्या होता है कुमाऊनी में, केंचुआ को बोलते हैं कितोल। गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, रो होता है तालाब, तालाब को बोलते हैं रो। जबकि जलप्रपात जो झरना होता है उसे बोलते हैं छीड़, छीड़ बोला जाता है कुमाऊनी भाषा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 56। कुमाऊं में माघ माह में, देखो कुमाऊं में माघ माह में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत, समूह है जिसमें पुरुष और स्त्री लोग भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो कौन सा है भाई, जोड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी पूछा था एग्जाम में कि कुमाऊनी में जोड़े का मतलब क्या होता है। जोड़े का मतलब होता है भाई जोड़ करना, जोड़, जोड़ से संबंधित है। ठीक है, तो ये कहीं पर देखा था मैंने, किसी बुक में देखा था, जोड़ा का मतलब होता है जोड़ से संबंधित। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन भी दिया था, घटाना, जोड़ना, ऐसे दिया था, तो जोड़ा का मतलब होता है जोड़। ठीक, सयाना गीत कैसा गीत है भाई, सयाना गीत, सयाना गीत जो है ये जौनसार में फेमस है। जब दीपावली होती है तो दीपावली में क्या होती है, जो महिलाएं होती है जो ससुराल जा रखी होती है, तो जब वो दीपावली के समय अपने मायके आती है जौनसारी क्षेत्र में, तो क्या होता है कि वहाँ पर वो उनकी बहुत सारी सहेलियाँ होती है जो पहले जिनकी शादियाँ हो रखी होती है। ठीक है, तो सभी लोग दीपावली के समय जब मायके आती है तो वहाँ पर सभी सहेलियाँ मिलकर कौन सा गीत गाती है, सयाना गीत। तो ध्यान रखना सयाना गीत किस जनजाति में फेमस है, जौनसारी जनजाति में। ठीक है, बाकी ठुलखेल जो है, ठुलखेल गीत है, ये भी गीत है और ये कुमाऊं में फेमस है भाई, ठुलखेल गीत। कुमाऊं में पुरुषों के द्वारा कृष्ण जन्म अष्टमी के समय ये गीत गाए जाते हैं पुरुषों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है भाई, ये पुरुषों के द्वारा कुमाऊं में गाया जाता है जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है उस समय। और ठुलखेल जो गीत है ये रामायण पर आधारित है। ठीक है, बाकी बैर गीत ये तर्क प्रधान गीत है भाई, कुमाऊं में फेमस है बैर गीत, कुमाऊं में फेमस है और तर्क प्रधान गीत है, यानी कि प्रश्न उत्तर गीत है, यानी कि दो वो बनाए होंगे, एक उधर के साइड आपका एक झुंड उधर होगा एक इधर होगा, तो आपस में क्या करते हैं, गीत के माध्यम से ये प्रश्न करते हैं, प्रश्न उत्तर गीत या तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा गीत है जो तर्क वितर्क पर आधारित है या प्रश्न उत्तर पर आधारित है कुमाऊं में, तो बैर गीत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है। देखो भूमियाल देवता की पूजा करती है भाई भोटिया जनजाति। ठीक है, और सीधे दिया हो कि भूमिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, भूमिया देवता, तो थारू जनजाति करती है भूमिया देवता, और भूमियाल देवता की पूजा करती है आपकी भोटिया जनजाति। ठीक है, बाकी एक साकरिया देवता है, साकरिया जो फेमस देवता है, साकरिया देवता, साकरिया देवता की पूजा आपकी बोक्सा जनजाति करती है, साकरिया देवता की पूजा करती है बोक्सा जनजाति। ठीक है, बाकी राजी जनजाति के लोग करते हैं आपका गणनाथ देवता, मलेनाथ गणनाथ। ठीक है, ये करते हैं गणनाथ मलेनाथ, इसकी पूजा करते हैं। बाकी जौनसारी जनजाति के तो आपको पता ही है, पांडव माता कुंती इनकी आराध्य देवी है और 5 पांडव को पूजा जाता है इनके द्वारा। ठीक है, और भगवान शिव मासु देवता की पूजा करते हैं आपके जौनसारी जनजाति के लोग। चलो निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना भाई आपको। ठीक है, तो गलत आपका हो जाएगा, देखो टनकपुर का नाम क्या, देखो टनकपुर भी गलत हो जाएगा, टनकपुर को कहते हैं आप, देखो मकरपुर आपका हो जाएगा खटीमा को कहते हैं, खटीमा का नाम क्या था प्राचीन, मकरपुर, जबकि टनकपुर को कहते हैं ग्रांजिस्टगंज। ठीक है, ग्रांजिस्टगंज टनकपुर का नाम है। बाकी ठीक है भाई, चमोली को लाल सांगा कहते हैं, बागेश्वर को आपका अग्नि तीर्थ के रूप में जाना जाता है, हनुमान चट्टी जो उत्तरकाशी में है बैकनास तीर्थ। ठीक है, बैकनास तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 59, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित। देखो किसाऊ बांध आपका हो जाएगा टोंस नदी पर, और टोंस नदी यानी कि देहरादून में, देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। बाकी रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है। ठीक है, कालागढ़ बांध हो जाएगा, कालागढ़ जो बांध है पौड़ी में, पश्चिमी रामगंगा के ऊपर है भाई। ठीक है, भागीरथी नदी पर बहुत सारे बांध हैं। ठीक, उत्तरकाशी में आपके बांध है, आपका तिलोत परियोजना हो जाएगी आपकी। ठीक है, जाड़ गंगा नदी पर है कुछ बांध, भागीरथी नदी पर आपका हो जाएगा आपका एक तो टिहरी में आपका टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है, कोटेश्वर बांध हो जाएगा आपका टिहरी में।
ठीक। बाकी यमुना नदी पर आपका हो जाएगा लखवाड़ बांध, ब्यासी बांध। चलो ठीक है, देख क्वेश्चन देखना कि राज्य के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है। वर्तमान पूछ रहा है रजिस्ट्रार, तो अभी वर्तमान में रजिस्ट्रार हो जाएंगे आपके योगेश कुमार, ठीक है। बाकी अखिलेश चंद्र शर्मा ये वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो अखिलेश चंद्र शर्मा है। इकबाल सिंह लालपुला ये आपका हो जाएगा वर्तमान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान में जो हमारे राज्य में अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे इकबाल सिंह लालपुरा। आनंद वर्धन, ठीक है, आनंद वर्धन वही व्यक्ति है भाई जिन्होंने अभी परसों कल देखा होगा आपने या परसों देखा होगा जो SIT गठित की है, ठीक है। इनके द्वारा ये मुख्य सचिव है, ठीक है, मुख्य सचिव है। राज्य के मुख्य सचिव अगर पूछे आनंद वर्धन है। तो अभी आपने देखा होगा पटवारी वीडियो के पेपर के लिए SIT गठित की गई है, तो इन्होंने उसका ऐलान किया था SIT का आनंद वर्धन ने, ठीक है। SIT बनाओ या कुछ भी बनाओ, SIT में भी कौन बैठे हैं भाई, SIT में भी उन्हीं के लोग हैं, ठीक है। अब उसमें दिए हैं जो सिटिंग जज होगा आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सिटिंग जज के, आप वो खुद आपका जो सिटिंग जज है वो खुद आपका उनके जानने वाले उनका जो बैकग्राउंड है वो आपका उसी से जुड़ा है भाई, ठीक है, राजनीति से जुड़ा है। तो ये क्या जांच करेंगे, ठीक है। SIT से अच्छा तो ये था कि आप पेपर कैंसिल कर देते और दोबारा पेपर करा देते, या फिर CBI लाते। CBI तो ला नहीं सकते, ठीक है, CBI लाएंगे तो फिर बहुत बड़ा मामला खुल जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है आगे पेपर में। अभी बैठे तो हैं बच्चे लोग, है ना, सभी लोग परेड ग्राउंड में। हर जिले में हो रहा है आंदोलन, हर जिले में, फिर भी सरकार के कान खुलते नहीं है। उन्हें तो इतना देखना चाहिए था सरकार को कि आगे चुनाव है, ठीक है, आगे चुनाव आएंगे तो हमें बात माननी पड़ेगी। वो बात भी नहीं मानते, उन्होंने बस अभी का देखना, आगे का नहीं देखना। अगर उन पर थोड़ा भी अकल होती ना तो बच्चों के क्या करना था, पेपर कैंसिल करके दोबारा करा देते, सब बच्चे अपने पढ़ाई में लग जाते। उनको इतनी आफत तोड़ना आ रही कि रोज़ रोज़ बैठ जाए वहाँ पे, है ना। पेपर आप कैंसिल कर देते और बच्चे सारे लोग अपने घर पे लाइब्रेरी में बैठ जाते, पढ़ने कोचिंग चले जाते, ठीक है। तो ये अकल भी होनी चाहिए थोड़ा, तभी बोलते हैं कि पढ़े लिखे नेता और अनपढ़ नेता सब एक बराबर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राकस ताल को पुराणों में क्या कहा गया है। राकस ताल को कहा गया है भाई पुराणों में प्रोज सरोवर के नाम से जाना गया। सनत कुमार सरोवर ये आपका नोकुचिया ताल जो नैनीताल में है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, सनत कुमार ताल के नाम से। बाकी भीमताल जो राज्य का कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, उसे किस नाम से जाना जाता है, भीमहद के नाम से जाना। त्रिसरोवर आपका नैनीताल भी है, ठीक है, नैनीताल को भी बोला जाता है त्रिसरोवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 62, राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क। देखो राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क हो जाएगा आपका हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में आपका बहुत सारे पार्क है भाई, महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका, एक्यूप्रेशर पार्क, ठीक है। पिथौरागढ़ में हो जाएगा आपका, मुनस्यारी में आपका अभी आपने पढ़ा होगा कि पहली बुरांस गार्डन, ठीक है। भारत का पहला बुरांस गार्डन कहाँ खोला गया है, मुनस्यारी में, ठीक है। ट्यूलिप गार्डन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। देखो मेले दिए हैं यहाँ पर, गुगाल मेला लगता है भाई आपका हरिद्वार में, ठीक है। सोमनाथ मेले के बारे में अभी पूछा था एग्जाम में, ठीक है, कहाँ लगता है ये, अल्मोड़ा में लगता है। चैतोल मेला आपका पिथौरागढ़ में लगता है। बाकी मोष्टामानू मेला ये भी आपका कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। बाकी डी आपसे गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सूरदर्शन पर्वत और कोटेश्वर पर्वत। देखो सूरदर्शन, भले ही सूरदर्शन शाह टिहरी के राजा थे, ठीक है, लेकिन सूरदर्शन पर्वत और कोटेश्वर, देखो भले ही कोटेश्वर बांध आपका टिहरी में है, लेकिन अगर पर्वत पूछे सूरदर्शन पर्वत और कोटेश्वर पर्वत तो ये हो जाएंगे भाई आपके उत्तरकाशी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जनपद। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, तो कौन सा जनपद है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो उधम सिंह नगर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जनपद पूछे तो पौड़ी है, ठीक है। हरिद्वार आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद भी हरिद्वार हो जाएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जनपद भी हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। बाकी उत्तरकाशी आपका सबसे कम साक्षरता वाला, महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी हो जाएगा, सबसे कम महिला साक्षरता, ठीक है। चलो 66 क्वेश्चन देखना,
किस जनपद से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी भाई पौड़ी जनपद से। और ये कब की है? 12 फरवरी 2023 की है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि साल में जो आपका गरीब है, बीपीएल परिवार के जो लोग हैं, उनको क्या है कि साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे सरकार के द्वारा इस योजना के तहत। चलो 67 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसने जूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है? तो किस व्यक्ति ने जूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है? तो वो जाएगा भाई आपके गिरीश तिवारी घेरदा। ठीक है, बाकी यहाँ पर सुरेंद्र सिंह पांगती के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने एक संस्था बनाई थी दाद नामक संस्था। देखो दाद नामक पत्र देहरादून से निकलता था और दाद नामक संस्था बनाने वाले सुरेंद्र सिंह पांगती है। ठीक है, बाकी चंद्र कुंवर बरतवाल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक दो चीज़ याद रखना, जैसे हिमवंत कविता नंदिनी गीत के लेखक कौन है? हिमवंत कविता और नंदिनी गीत के लेखक आपका चंद्र कुंवर बरतवाल हो जाएंगे। ठीक है, गिरिराज शाह के बारे में ध्यान रखना, उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक। उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएंगे? गिरिराज शाह हो जाएंगे। ठीक है, चलो 68 क्वेश्चन देखना, राज्य में जल दिवस मनाया जाता है। देखो जल दिवस राज्य में 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 25 मई को मनाया जाता है राज्य में जल दिवस। सॉरी एक सेकंड, राज्य में 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड गौरव दिवस। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि उत्तराखंड प्रेरणा दिवस अगर आपसे पूछे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलो 69 क्वेश्चन देखना, राज्य की प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है भाई? देखो राज्य की प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, देखो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत ये 2013 में होती है, सबसे पहले जसपाल राणा को दिया जाता है भाई। ठीक है, तो पहली महिला पूछ रहा है, पहले व्यक्ति नहीं, पहले व्यक्ति तो जसपाल राणा है, 2013 में मिला था। महिला कौन है जिन्हें सबसे पहले मिला था? एकता बिष्ट को मिला था 2017 में। ठीक है, बाकी रेणु कोहली राज्य की प्रथम महिला जिन्हें राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो पहली महिला है जिन्हें सबसे पहले राज्य में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो रेणु कोहली है। और हंसा मनराल देखो इनको भी मिला है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार, और इन्हें मिला है 2001 में, लेकिन ये राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। जैसे अभी 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था 2019 में, और 2025 में अभी सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। वो केंद्र के द्वारा, देखो केंद्र के द्वारा अलग दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा अलग दिया जाता है। तो अगर ये पूछे सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किस महिला को मिला भाई, तो तब हंसा मनराल है। और राज्य की प्रथम महिला जिन्हें सबसे पहले राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तब आपका आंसर रेणु कोहली हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर विजय बरतवाल ये वो महिला है भाई उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम मेयर भी यही थी आपकी विजय बरतवाल, प्रथम उपाध्यक्ष भी कौन थी विधानसभा की? विजय बरतवाल। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो उत्तराखंड का, निम्नलिखित में से गलत कथन छानना। देखो कुछ झांकियाँ दी है और झांकियाँ कौन कौन से सन में कौन कौन सी झांकी निकाली गई थी हमारे राज्य सरकार के द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में। तो यहाँ पर मानसखंड जो झांकी है ये 2023 में निकाली गई थी। ठीक है भाई, 2023 में कौन सी झांकी थी हमारे राज्य से? मानसखंड। हेमकुंड साहिब, डोबरा, चांटीपुल और बद्रीनाथ ये 2022 में थी झांकी। ठीक है, बाकी केदारखंड जो झांकी थी ये 2021 में थी भाई। ठीक है भाई, गलत छानना आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। गांधी जी की कोसानी यात्रा ये 2024 की नहीं है, ये 2019 में झांकी निकाली गई थी गांधी जी की कोसानी यात्रा। ठीक है, तो ये थे भाई आपके उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन। इसके बाद जीएस के आएंगे तो दूसरे सर लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई जीएस के क्वेश्चन देखना। भारत के राष्ट्रपतियों का काल क्रमानुसार सही क्रम लगाइए। भारत के जो राष्ट्रपति काल क्रमानुसार सही क्रम लगाइए। इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक क्या है देखो जरा, ट्रिक है राजू की राधा जाकर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की
जेल में, तब शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम मुर्मू की, है ना। तो ये आपके जो पूरे राष्ट्रपति आ जाते हैं ना, तो शंकर दयाल भी आएगा यहाँ पे ना, शंकर दयाल, ठीक है, सॉरी रमाशंकर, यहाँ पे रमाशंकर नारायण, ठीक है। तो यहाँ पे देखना राजू की राधा, राजू मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962, जो राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67, जाकिर हुसैन बने थे आपके 67 से 69 तक, डेथ हो गई थी बीच में। फिर उसके बाद बीबी गिरी बने 69 से 74 तक, फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने 74 से 77 तक, इनकी भी डेथ हो गई थी बीच में। फिर रेड्डी बने 77 से 82 तक, फिर ज्ञानी जेल सिंह बने, ज्ञानी जेल सिंह बने फिर क्या कहते हैं आपके 82 से 87 तक। फिर आपके जो है ऐसे करके आपके आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो आपको मैंने ट्रिक बता दी, आप मैच कर लेना इसको। तो यहाँ पे जो हमारी वो है कि जाकिर हुसैन है ना, देखो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तो मेरे हिसाब से पहला ही जो है सही है। देखो राजू की राधा जाकर मतलब जाकिर हुसैन, बीबी गिरी मतलब बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद हो गया आपके। फिर उसके बाद रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी हो गए, और फिर आपके ज्ञानी जेल सिंह हो गए। तो पहला ही आपका आंसर सही हो गया, है ना। अब देखो राजू की राधा जाकर गिरी, देखो गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तो ज्ञानी जेल सिंह पहले आ गए यहाँ पे, बीबी गिरी पहले आ गए यहाँ पे, तो गलत है। जाकिर हुसैन जो यहाँ पे पहले आ गए, जाकर गिरी, ये तो बीबी गिरी जो है रेड्डी पहले आ गया बीबी गिरी से, है ना। तो ये सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस संवैधानिक संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव में संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य, देखो किस संवैधानिक संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव में संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल कर एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रक्रिया को अपनाया गया। मतलब कुल मिला के जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था पहले, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति होती है, जैसे मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से, ऐसे पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता था। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो पहले क्या होता था कि लोकसभा राज्यसभा की जो क्या संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी, और नॉर्मल रूप से जो है चुना जाता था संयुक्त बैठक में। लेकिन बाद में क्या किया गया, 11वां संवैधानिक संशोधन हुआ, और उस 11वें संवैधानिक संशोधन 1961 में क्या किया गया कि संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति को अपनाया गया, और दोनों सदनों में अलग अलग वोटिंग होती है, और तब भारत को उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, जिसके लिए जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है, ऐसे इसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, 11वां संवैधानिक संशोधन 1961 के तहत जो है उपराष्ट्रपति के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, तो देखो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, देखो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तब चाहे मनोनीत सदस्य हो चाहे आपके क्या हो निर्वाचित सदस्य हो। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में, ये उपराष्ट्रपति के लिए पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं मनोनीत सदस्य भाग, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम क्या है, भाग लेता है ना, ये लेते हैं भाग। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, विधानसभा के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता, केवल संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी आंसर हो जाएगा। वो बोला कि कौन सा मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के कोई भी सदस्य नहीं लेते भाग, है ना। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में 2 नामांकन करता है तो उसे कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। देखो जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति के लिए जो है 15,000 रुपये क्या है, जमानत राशि है भाई। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपये। और वो अगर 1/6 वोट ला देता तो जमानत राशि बच जाती है, नहीं ला पाएगा तो हार जाएगा। क्या होता है कि जब भी कोई राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक ही व्यक्ति, प्रावधान है वैसा होता नहीं है, लेकिन प्रावधान है कि 4 नामांकन एक साथ कर सकता है एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जितने भी वो नामांकन कर ले, लेकिन जमानत राशि उसको एक ही बार करनी पड़ेगी, केवल 15,000 रुपये। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 नामांकन करता है तो उसे कितनी जमानत राशि करनी पड़ेगी, 2 करे तो भी 15,000, 1 करेगा तो भी 15,000, 3 करेगा तो भी 15,000, 4 करेगा तो भी 15,000, और 5 तो कर ही नहीं सकता, 4 से ज़्यादा वैसे भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जानी जाती है। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर क्या लगा दिए हैं, अपस्फीति लगा दिया। अपस्फीति होती नहीं, वो मुद्रा अस्फीति होती है,
मुद्रा अस्फीति होती है, अगर ऐसा होता लिखा तब सही था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवसाद हो जाएगा। मतलब मुद्रा अस्फीति का ही पार्ट क्या होता है, अवसाद होता है। जब क्या होता है, वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में क्या होती है, लगातार गिरावट होते रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, मुद्रा अस्फीति कहते हैं। और जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में जो है लगातार वृद्धि होती है तो उसको मुद्रा स्फीति कहते हैं ना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। अप्रत्यक्ष निवेश का साधन देखो, जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो हमें नहीं दिखता वो अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखो म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि अब प्रत्यक्ष रूप से हम पैसा जमा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमें पैसा हमें दिखता है, पैसा ही दिखता है कि कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा, तो प्रत्यक्ष है ना, वो अप्रत्यक्ष ढूंढना चाह रहा है। गोल्ड ETFs, गोल्ड ETFs मतलब जो गोल्ड हम क्या कहते हैं उसमें करते हैं शेयर मार्केट में या एक्सचेंज में जमा करते हैं, तो उसी को कह रहा है गोल्ड ETFC है ना, FS। तो यहाँ पे गोल्ड जो होता है तो मतलब नाम तो बोल रहा हूँ सोना, लेकिन सोने के रेट पर हम निवेश कर रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष हो रहा भाई, तो यही अप्रत्यक्ष है। अगर आप स्टॉक्स देखो तो स्टॉक आप खरीदो तो प्रत्यक्ष रूप से खरीदते हो, और अधिमान शेयर भी आप प्रत्यक्ष रूप से खरीदते हो, तो गोल्ड ETFs इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो अमेरिकी राज्य किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है आपका हवाई और अलास्का। हवाई और अलास्का इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है कहाँ पे है, यूरोप में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है ही है, लेकिन अगर आप देखोगे जनसंख्या है ना, जनसंख्या हो या फिर क्षेत्रफल हो, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की ही दृष्टि से ये क्या है, विश्व का सबसे छोटा देश है, जो एक हिसाब से स्वतंत्र जो है देश है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है इनमें से। देखो क्या कह रहा है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 1 माह रात और 6 माह दिन रहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, देखो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में क्या रहती है, 6 माह क्या रहती है, रात रहती है। तो दक्षिणी ध्रुव में 6 माह क्या रहता है, 6 माह क्या रहता है, दिन रहता है ना। अगर आप दक्षिण में देखोगे और उत्तर में देखोगे तो उत्तर में अगर दिन है तो दक्षिण में क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। देखो क्या होता है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का ऐसे करके झुकाव है, जैसे आपका ये सूर्य है तो सूर्य की तरफ को झुकाव है, तो ये आपका जो सूर्य है तो ऊपर की तरफ को इधर जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो इधर रात होगी। तो पृथ्वी अपनी जगह पे ऐसे करके घूम रही है, घूमते 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 6 महीने के बाद जब ये पृथ्वी इधर हो जाएगी तो पृथ्वी फिर ऐसे करके पृथ्वी का झुकाव सूर्य की तरफ को हो जाएगा, सॉरी ऐसे करके जो इसका झुकाव क्या हो जाएगा, इधर को हो जाएगा झुकाव, है ना। किधर को हो जाएगा झुकाव, ऐसे, क्योंकि झुकाव तो ऐसे है ना, तो आपको ये वाली साइड फिर धूप आ जाएगी। तो 6 महीने रात रहेगी इधर, तो इधर 6 महीने दिन रहेगा। इधर 6 महीने दिन है तो इधर 6 महीने रात, यानी कि कुल मिला के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 महीने रात रहती है और 6 महीने क्या रहती है, दिन रहती है। तो ये पहले वाला तो गलत हो गया। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 360 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या नहीं है 360, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 नहीं है, 179 है, या फिर 181 लगा सकते हो आप लोग, 181 है ना। क्योंकि क्या होती है कि ध्रुवों पर 90 जो है उत्तरी ध्रुव पर होती है, 90 दक्षिणी ध्रुव पर होती है, और एक बीच में विषुवत रेखा। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव में केवल बिंदु मात्र है और दक्षिणी ध्रुव में बिंदु मात्र है, तो 179 भी आप बोल सकते हो, है ना। तो ये भी आपका गलत हो गया। पृथ्वी पर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर रहता है। तो पृथ्वी पर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर रहता है। देखो भाई, अगर आप जो है 1 डिग्री देशांतर पर देखोगे तो 4 मिनट का अंतर रहता है। ऐसे अगर 15 डिग्री पर देखो तो 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की व्यय विधि के लिए कौन सा विकल्प सही है। देखो राष्ट्रीय व्यय बराबर राष्ट्रीय आय, यही आपका बिल्कुल एकदम सही है। देखो क्या होता है, जरा सबको देखना है इसमें, राष्ट्रीय आय की व्यय विधि, राष्ट्रीय आय की जो 3 विधियां हैं, एक तो है भाई राष्ट्रीय आय की व्यय विधि है ना, एक व्यय विधि है, एक आय विधि है ना, और एक आपका मूल्यवर्धित विधि है ना, 3 विधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय की जो व्यय विधि होती है वो व्यय विधि क्या होती है कि जो क्या होता है कि जितना हम खर्च करते हैं उस खर्च को ही क्या माना गया है, राष्ट्रीय आय माना गया है व्यय विधि के तहत। तो राष्ट्रीय व्यय बराबर राष्ट्रीय आय हो जाएगी, ये आंसर सही है। अगर हम ये देखो राष्ट्रीय व्यय बराबर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है अगर उसको देखा जाए तो ये राष्ट्रीय आय की मूल्यवर्धित विधि के तहत होता है। ये भी सही था लेकिन मूल्यवर्धित विधि के तहत है, लेकिन ये व्यय विधि के तहत ये सही है। राष्ट्रीय व्यय बराबर विभिन्न घटकों से प्राप्त आय, विभिन्न घटकों से प्राप्त आय का मतलब है कि जो मतलब आय विधि होती है उसके तहत ये परिभाषा सही है। अगर आय विधि, ये वाली विधि जो है किसके तहत है, आपकी आय विधि के तहत है, और ये वाली किसके तहत है, ये मूल्य वर्धित विधि के तहत है, और ये वाली किसके तहत सही है आपका, ये आपका सही है व्यय विधि के तहत। तो ये व्यय विधि के तहत जो ये वाला सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन देखते हैं दूसरे। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायत की बात करें, पंचायत भाग 9, मतलब भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है या नहीं है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है। जैसे कि आप जानते होंगे कि पंचायत को जो है 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था, और इसमें टोटल जो विषय है, इसमें टोटल विषय कितना है, तो इसमें जो है
सॉरी 29 विषय टोटल है। कितने टोटल विषय हैं इसमें? 29 विषय है। और ये जो भाग 9 है इसमें जो अनुच्छेद देखें ना, भाग 9 में जो अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक यहाँ पे आर्टिकल है ना, टोटल आर्टिकल इतने हैं। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा है नगर पालिकाएं। तो नगर पालिकाएं भारतीय संविधान के भाग 9 के क में रखी गई है, या फिर ए भी बोल सकते हो, है ना। और जो नगर पालिकाएं है ना, इन्हें क्या है 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1993 में जोड़ा गया था। और इसमें जो विषय है ना नगर पालिकाओं में, इसमें जो है विषय है कितने? 18 विषय है टोटल, है ना। और अगर आप अनुच्छेद देखोगे तो इसमें आर्टिकल है 243 पी। देखो ओ है ना, तो ओ के बाद क्या आता है? पी आता है ना। तो पी से आगे जोड़ा, पी से लेकर जेड, और जेड से बाद जो है जेड जी तक, है ना। कहाँ तक? जेड जी तक। 243 पी से 243 जेड जी तक जो है इसमें आर्टिकल जोड़े गए। तो ये भी आपका सही है। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां भारतीय संविधान के भाग 9 के ख में या 9 के बी में है। और इसे जो है 97वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है 2011 में जोड़ा गया था, है ना। 2011 में सहकारी समितियां बनाई गई है। और इस सहकारी समितियों में देखें तो आर्टिकल आपके कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 243 के जेड जी के बाद, देखो जेड जी के बाद जेड एच से लेकर और 243 के इसके जेड टी तक है। कहाँ तक है? जेड टी तक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। बात करें अगर अधिकरण की, तो अधिकरण जो है भाग 11 में नहीं है। अधिकरण जो है भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग है? भाग 14 का ए है। तो भाग 14 के ए में इसको जोड़ा गया है। और इसे जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। जब इसे जोड़ा गया था अधिकरण को, तो इसमें जो जैसे क्या होता है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है वो या संसद होती है, उसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए कुछ ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, है ना, अधिकरण बनाए जाते हैं कुछ मामलों का निपटारा करने के लिए। तो उसी को अधिकरण कहा जाता है। और ये भारतीय संविधान के भाग 14 के ए में है। अगर इसमें आर्टिकल की बात करें तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? इसमें 323 ए और 323 बी आता है। 323 ए और 323 बी, इसमें 2 आर्टिकल रखे गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो है सही नहीं था, क्योंकि ये भाग 11 में लिखा गया था। तो यही आपका डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखो इसमें विचार करना है। गदर पार्टी है पहला, फिर खिलाफत आंदोलन है, डांडी मार्च है, चंपारण सत्याग्रह। इन घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार लगाना है भाई, ठीक है। तो आपको पता होगा जो गदर पार्टी है, सबसे पहली बात इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। और कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह, और एक मोहन सिंह आएंगे और दूसरे कौन आएंगे? लाला हरदयाल और मोहन सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में, है ना। इसके बाद बात करें अगर खिलाफत आंदोलन की, इसमें 1919 में हुआ था। ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में हुआ था। अली बंधु ने स्टार्ट किया था। अली बंधु का मतलब होता है ये 2 भाई थे भाई, अली बंधु, है ना। थे मौलाना शौकत अली, एक मौलाना शौकत अली और दूसरे थे मौलाना मोहम्मद अली। इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी भाई, कब? 1919 में, ठीक है। बात करें अगर डांडी मार्च की, तो आपको पता है कि डांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल, है ना, जिसको डांडी मार्च कहते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने चलाया था। तो ये 1930 का हो गया। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह भी महात्मा गांधी ने चंपारण के मजदूरों के लिए, जैसे 3 कठिया आंदोलन था और नील की खेती में जो 3 कठिया का नियम अंग्रेजों ने रखा था, तो उसी के विरुद्ध जो नील के जो किसान थे उनके लिए क्या कहते हैं 1917 में चलाया था महात्मा गांधी ने ये आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह जो चलाया गया था। तो ये इनके जो सन थे। तो ये आपका जो है जो ये था गदर पार्टी, ये 1913 का है। ये आपका 1917 का है। खिलाफत आंदोलन 1919 का, डांडी मार्च 1930 का है। तो सबसे पहले इसमें से 1913 आएगा, पहला हो जाएगा। फिर आपका जो 1913 के बाद जो है 1917 आएगा, यानी कि चौथा आ जाएगा। फिर 1917 के बाद आपका 1919 आ जाएगा, तो आपका दूसरा आ जाएगा। और फिर आपका क्या आ जाएगा? तीसरा। तो 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 ये हमने ऑप्शन में बताया था आपको चेंज करके क्लास में, 1 4 2 3। तो बी इसका इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित का सही काल क्रमानुसार क्रम बताइए। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। ये देखो यहाँ पर, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ,
देखो ये शंकर प्रसाद भारत बनाम भारत संघ मामला जो 1951 का है, जो पहले संवैधानिक संशोधन को जो है मतलब बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंडल आयोग, ये मंडल आयोग जो है ओबीसी से संबंधित था भाई, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित था मंडल आयोग। और जो मंडल आयोग की स्थापना जो हुई थी, मंडल आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 में हुई थी, ओबीसी आयोग से संबंधित था ये। और बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था, है ना, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसी समय बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था 1971 में। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने थे? देखो इसके पीछे भी कारण था कि भाई आपका 1964 से लेकर 1964 में जो अटल बिहारी क्या कहता है भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, है ना, लाल बहादुर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके जगह जो है 1964 से 1966 तक भारत के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका 1951 आ जाएगा, फिर 1951 के बाद आपका ये 1964 से 66 ये आ जाएगा, यानी कि पहला, चौथा, और फिर आपका ये तीसरा आ जाएगा और फिर दूसरा आ जाएगा। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखो जरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है भाई, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पे ये? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, अंडमान निकोबार में है, और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है भाई। बैरन द्वीप लक्षद्वीप समूह में स्थित है, हमने अभी बता दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो लक्षद्वीप में ये नहीं है। बैरन द्वीप और नारकोंडम भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो बैरन द्वीप तो सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है भाई, क्योंकि नारकोंडम और बैरन द्वीप वैसे तो जम्मू अंडमान निकोबार में ही है दोनों के दोनों, लेकिन ये बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का सब एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सक्रिय है। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है भाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? केवल पहला सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा गलत है। तो पहला इसमें से क्या है? सही है भाई, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है? कथन ये है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। उपयुक्त में इनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कपास की खेती में नाइट्रोजन की हमेशा कमी देखने के लिए मिलती है। ये आप लोग ध्यान रख लेना, अच्छे से पॉइंट पेपर में बनता है कि कपास काली मिट्टी में जो है किसकी कमी देखने को मिलती है? तो नाइट्रोजन की खास करके इसमें कमी देखने को मिलती है। और बाकी जो आपका जैसे फास्फोरस, आपका लोहा है ना, और आपका जो है मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी में, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला ए सही तथा आर दोनों। ये देखो आप लोग क्या कह रहा है यहाँ पे, ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखो भाई क्या है यहाँ पे? पंपास जो का घास के मैदान है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? ये पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं ना। और पुस्टेज कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हंगरी में पाए जाते हैं। और बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आप देख लेना कि पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा, दूसरे का हो जाएगा चौथा, तीसरे का हो जाएगा दूसरा, और चौथे का हो जाएगा आपका पहला। तो ये आपका देखो इसमें से आप आंसर मिला सकते हो, है ना, जो भी आपका आंसर मैच हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम बताइए। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम अगर बात करें गुलाम वंश की, तो संस्थापक और सन सारे के सारे देख लेना जरा क्या है इसमें, है ना। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 से 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन रहा दिल्ली पर। और किसने इसकी स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये 1290 से 1220 तक 1320 तक इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर शासन किया। बात करें अगर लोधी वंश की, तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। और इनकी जो 1451 से 1526 तक था। 1526 में पानीपत के युद्ध में जो है क्या कहते हैं, इब्राहिम लोधी को पराजित करके दिल्ली के राजगद्दी पर कौन बैठे थे? मुगल बैठे थे, यानी कि बाबर बैठे थे, है ना। इसके ये 1414 से और 1451 तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। और इनकी जो स्थापना की थी, वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिज्र खां। बात करें अगर तुगलक वंश की, ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और ये जो है आपके 1320 से 1414 तक दिल्ली की राजगद्दी पर रहे। तो आप लोग देखिए भाई, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका 1206 से 1290, फिर आ जाएगा 1290 से 1220 यानी कि दूसरा आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 1220 से 1214 यानी कि पांचवा, फिर आ जाएगा आपका 1214 से 1251 यानी कि चौथा, और फिर आ जाएगा आपका 1451 से 1526 तक तीसरा। तो 1 2 5 4 3, तो 1 2 5 4 3, तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कीर्ति कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो भाई जो कीर्ति कार्यक्रम है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या? देश भर में प्रतिभा की तलाश करने और खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर करना। देखो इसमें क्या है कि जो मतलब नए युवक हैं, है ना,
जो आपके क्या है 9 से 18 वर्ष की आयु के एथलीट हैं उनको मतलब तलाशना है और क्या कहते हैं नशे से उनको दूर रखना है। तो देश भर में प्रतिभा की तलाश करना ये बिल्कुल सही है। और 9 से 14 वर्ष की आयु के एथलीटों की पहचान करना है तो ये भी आपका सही है। स्कूली बच्चों को शारीरिक शिक्षा में शामिल करना ये गलत है भाई इसमें। तो आपका क्या कहें कौन सा कृति कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका डी आंसर हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 19 जुलाई 2024। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 19 जुलाई 2024 और जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ये काव्य है एक, है ना, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है कृष्णदेव राय के द्वारा, की रचना किस भाषा में की है। तो इन्होंने जो इसकी रचना जो है तेलुगु भाषा में किया है ना। आपको पता होगा कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के क्या थे, शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने। और बाद में कृष्णदेव राय जो है इसके संस्थापक थे और लगभग 16वीं शताब्दी में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। आमुक्त माल्यद की तेलुगु भाषा में क्या की थी, इसकी रचना की थी। तो सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखो भाई जरा, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज हुई थी 1 जुलाई 1923 को, और किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने, और किसने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी। किसने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जुलाई 1923। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। 5 मार्च को, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, ये जो 1932, ये क्या थे कि जो मैकडोनाल्ड थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने जो है मतलब यहाँ पे भारत में एक मतलब ये इनका एक हिसाब से एक चार्ट टाइप का था, पत्र टाइप का था, है ना। तो उस पर जो बहुत सारी बातें ऐसे लिखी गई थी जो हिंदुओं के पक्ष में थी। तो वो 16 अगस्त 1932 को यहाँ पे लिखी गई थी, और इसमें जो है क्या है ये मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका एक वो था जो 16 अगस्त 1932 को आया था। तो इसमें क्या है कि आपका सन के हिसाब से देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा यही क्रम आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है। रेपो दर का सही अर्थ क्या दर्शाता है, देखो रेपो दर क्या होती है कि जब बैंक से जो है क्या कहते हैं, जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से जब कोई लोन लेते हैं, आरबीआई से जब वो पैसा लेते हैं, जैसे हम लोग किसी बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक हमसे क्या लेती है, ईएमआई लेती है, और उस पर हमारे लिए जो कुछ ना कुछ ब्याज जो है फिक्स कर देती है। कोई बैंक 4% लेती है, कोई बैंक हमें तो 4% देती है, लेकिन बैंक अगर हमें देगी तो जैसे होम लोन है तो होम लोन पर 7-8%, 9% तक, और पर्सनल लोन है तो 10-15-20% तक भी देते हैं बैंक, है ना। ऐसे क्या है कि बैंकों को भी कौन देता है, आरबीआई लोन देता है। तो आरबीआई जिस रेट पर या जिस दर पर बैंक को लोन देती है उसी को क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, भी नहीं है, बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपया उधार लेने की दर है। देखो अब देखो, बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपये उधार लेने की दर है ये। तो यही आपका सही है, आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे वर्तमान में भारत में 91 रामसर स्थल है, बिल्कुल सही है, 91 रामसर स्थल है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का है ना, उड़ीसा की जो चिल्का झील है इसको पहली राम साइट घोषित किया गया था। इसका क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ही क्या है, ये सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, इनमें से कौन सी इनमें शामिल नहीं है। देखो भाई, कौन सी 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, एक तो आपकी ब्यास नदी, एक है आपकी सतलुज नदी, है ना, और एक है रावी नदी, ये भारतीयों को आवंटित की गई है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखे जाए तो हम जो है सिंधु नदी की अगर बात करें तो एक सिंधु नदी है, एक आपकी झेलम नदी है ना, एक सिंधु नदी है, एक झेलम नदी है, चिनाव नदी है, एक चिनाव नदी है। तो यहाँ पे क्या है कि सिंधु नदी का जो 80% जल है वो पाकिस्तान यूज करता है ना, और झेलम और चिनाव नदी का 80% जल कौन करता है, भारत, मतलब भारत क्या करता है, इस्तेमाल करता है। बाकी 20% इसका भारत करेगा तो इसका 20% पाकिस्तान करता है। जबकि ब्यास, सतलुज और रावी, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो मतलब केवल और केवल जिसका भारत ही जल इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। भारत अपने हिसाब से कर सकता है, इसमें कोई समझौता नहीं है। तो इसी को कह रहा है कि सिंधु संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां जो भारत को आवंटित की गई है, तो एक ब्यास, एक सतलुज, एक रावी है। निम्नलिखित में से कौन सी इनमें शामिल नहीं है। तो देखो यहाँ पे सतलुज भी है, रावी भी है, लेकिन झेलम दिया हो तो झेलम इसमें शामिल नहीं है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा अधिकृत है। देखो जरा यहाँ पे,
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत, मतलब पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है या लेन देन की जो स्थिति है उसकी समीक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। तो जो वित्त आयोग होगा राज्य का, उसके द्वारा, और राज्य का वित्त आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श होता है। कैबिनेट सचिव के परामर्श से नहीं होता, ये गलत है, राष्ट्रपति के परामर्श होगा। किसके परामर्श से, राष्ट्रपति। यहाँ पर राष्ट्रपति होना चाहिए था तो गलत हो गया। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला सही है, दूसरा पहला गलत है, दूसरा सही है, तो दूसरा सही है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कौन सी इकाई टेराबाइट से बड़ी है। देखो भाई जरा क्या क्या वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू भी पूछी जाती है भाई, बाकी टेराबाइट से बड़ी तो अपने आप ही आ जाएगी। सबसे पहले 1 किलोबाइट बराबर होता है 1000 बाइट, ठीक है। बाइट बराबर होता है 1000 बाइट, क्या होता है 1000 बाइट। गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। बराबर होता है 1000 टेराबाइट, 1000 टेराबाइट, 1024 किलोबाइट। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने कौन सी इकाई टेराबाइट से बड़ी है, तो टेराबाइट से बड़ी होगी जिसमें 1000 टेराबाइट आ रहे हैं, वही टेराबाइट से बड़ी होगी, तो पेटाबाइट जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी सबकी वैल्यू लिख दी है, इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू पूछता है ज़्यादातर, तो इनको ध्यान रखना आपने, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे जो ये 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है ना, ये 2024 में दिया गया है भाई। कब दिया गया है, 2024 में दिया गया है, लेकिन 2000 किसके लिए दिया गया है, ये 2022 के लिए दिया गया है 2024 में। और ये किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती के लिए दिया गया है। किसको, मिथुन चक्रवर्ती के लिए। लेकिन जो 2023 का दिया गया है, 2023 का, तो 2023 का कब दिया गया है, 2025 में। और किसे दिया गया है, मोहनलाल को। किसको, मोहनलाल। मोहनलाल जो है मलयालम फिल्म के एक्टर है, मलयालम फिल्म के एक्टर है। बाकी आप जो मिथुन चक्रवर्ती को तो सभी लोग जानते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। देखो भाई क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे वोकल फॉर लोकल, ये जो वोकल फॉर लोकल है, इसमें मतलब आपका अगर आप देखोगे तो स्थानीय जो वो होते हैं आपके प्रोडक्ट होते हैं, है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पे ज़्यादा काम किया गया है। और ये जो है मेक इन इंडिया के तहत जो ये काम कर रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोकल फॉर लोकल हो जाएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2024 को। बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपके ये एक वाहन एक फास्टैग है, जैसे फास्टैग है आपका, तो उसके ऊपर गाड़ी के शीशे के ऊपर लगता है, जैसे आप जाओगे तो टोल टैक्स जो कटता है वो फास्टैग से कटता है ना, तो उससे मतलब कम पड़ता है। अगर आप जो है कैश दोगे तो आपको जहाँ पे 200 रुपये पड़ेंगे, वहाँ पे फास्टैग से आपको केवल 80-85 रुपये पड़ेंगे, आधे से भी ज़्यादा का अंतर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, फास्टैग जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी पे फास्टैग लगा लेना। अभी देहरादून की बात करो तो देहरादून से अगर आप हरिद्वार को जाते हो तो आप लच्छीवाला के आसपास टोल टैक्स देखोगे तो वहाँ पे फास्टैग का बहुत काम होगा। तो 1 अप्रैल 2024 से इसको शुरू किया गया था। तो आज के लिए